सो हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। दिस साइड सी एस सतीश भाई थी। खुश तो बहुत हो गया आप सर, मतलब इतनी खुशी हो रही है नाम देख के, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सही बताओ, तुम लोगों ने जीना हराम कर दिया था मेरा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। विजय सर बोले भाई सतीश तू फेमा कब डाल रहा है, हर एक वीडियो के नीचे तुम कमेंट क्या कर रहे हो, सर फेमा प्लीज, सर फेमा प्लीज, सर फेमा प्लीज। भाई जो जो टॉपिक तुमको चाहिए थे, एमएसएमई, पीएमएलए, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, है ना, डिविडेंड वगैरह, इनके इतने प्यारे 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 रिवीजन लेक्चर मैंने डाले, बहुत प्यार मिला। लेकिन साथ में सर प्लीज फेमा भी, सर फेमा भी। चलो आज हम लोग फेमा चैप्टर को भी निपटा देंगे कम से कम समय में। और मार्क माय वर्ड, बहुत प्यारे तरीके से, मतलब रेगुलर क्लास में तो यार हम लोग चीर फाड़ करते इस वाले टॉपिक को। अब बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई गड़बड़ नहीं है, मैं हर वीडियो को थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से पढ़ाता हूँ। इसमें बहुत आराम से, मेरे को पता है ये दुखती नस है अपनी, है ना। तो बस मैं वो नहीं काम करूंगा, दुखती नस को और दबाने का काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं एश्योर्ड करा के जाऊंगा कि भाई मैं आया हूं तो इस चैप्टर को करा के जाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को बहुत ही प्यारी तरीके से। एकदम आराम से फोकस करना सब्जेक्ट के ऊपर। सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका पहले हिस्ट्री देख लो। हमारे पास पहले एक लॉ हुआ करता था, डिफेंस इंडिया रूल 1939। सर ये अमेंड हुआ और हमारे पास नया लॉ आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। फिर इसको हमने फर्दर क्या किया, अमेंड किया और नया एक्ट कर क्या लेकर आए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। अब जब ये लॉ आते गए, आपको पता होगा पहले ना इंडिया में कोई भी कार्य करना होता था तो यू हैव टू टेक अ परमिशन, गवर्नमेंट का आपको परमिशन लेना पड़ता था। रीजन बिंग क्या हुआ था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1615 में। आए बोले हम लोगों को बिजनेस करना है, बिजनेस करने दिया, बेटा गच्ची पकड़ लिया, अपने सर के ऊपर बैठ के नाच रहे, तांडव कर रहे शिव जी जैसा। तो हमने सोचा कि भाई कोई भी आता है धंधे का नाम लेता है और बाद में राज करके चल जाता है, तो बेटर है आज के बाद में कोई भी धंधा करना है, धंधा मतलब बिजनेस रहे, है ना, मारवाड़ी लोग धंधा ही बोलते हैं, धंधा ही बोलते हैं। तो बेटा अगर दुकान खोल के बैठना होगा तो यू हैव टू टेक अ परमिशन, किसका, गवर्नमेंट का। देयरफॉर इट वाज अ लाइसेंस राज। बट 1991 में क्या हो गया, बेटा हम लोगों को क्या, सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री, हम लोग आत्मनिर्भर बोलते तो, लेकिन कोई आत्मनिर्भर नहीं है, फॉरेन के भरोसे बैठे हुए हैं हम लोग। काफी सारी चीजों के अंदर चॉकलेट वॉकलेट हम लोग खा रहे हैं, मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना। शौक पानी जो कर रहे हैं कहाँ से आए, सब फॉरेन से आए। और ये शौक पानी सब कुछ करने के लिए यू नीड अ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आपको डॉलर वगैरह चाहिए होते हैं। हमारे पास रिजर्व ही नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर वालों के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, बाहर वालों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कराएंगे। बेटा वो लोग भी हमारे साथ में कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि हमको एक काम करो, है ना, हमारा गुड्स लो, हम तुम्हारे गुड्स नहीं लेंगे, मतलब हमको तो डॉलर दो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। वो काय को तुम्हारे कंट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व पूरा का पूरा खत्म हो गया। और 1991 में रिफॉर्म आया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है। जैसे ही ये रिफॉर्म आया, भाई साहब ये रिफॉर्म के हिसाब से आपका एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था ना, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब एक जगह पे तुम फॉरेन ट्रेड के लिए अलाउ कर रहे हो और दूसरी जगह पे तुम क्या कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू इसको रोक रहे हो। इसलिए अमेंडमेंट आए थे फॉरेन रेगुलेशन एक्सचेंज एक्ट में। बट हमने सोचा चलो यार एक्ट ही चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फर्क क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है इसका फोकस, इसको हम लोग वैसे ड्रैकोलिन लॉ बोलते हैं, ठीक है। डरावना है ना यार, रेगुलेशन मैनेजमेंट इजी कंफर्टेबल, है ना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करने की बात करता था। अगर किसी ने कोई वायलेशन कर दिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस था, नॉन कंपाउंडेबल, घर पे आके डायरेक्ट शूट करने का ही बाकी रह गया। और डेकोरियन पुलिस लॉ बोलते थे, ये मतलब फट के हाथ में आनी चाहिए तुम्हारी, अगर तुमने कोई गुनाह किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ सुनना, अब हमने लाया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये डराता नहीं, ये फैसिलिटेट करता है, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। अगर वायलेशन किया तो कोई क्रिमिनल लॉ नहीं, तुम लोग ऐसा जो जैसे मर्डर करने वाले लोग क्रिमिनल होते हैं ना, वैसे नहीं बन गए तुम। इट्स अ सिविल ऑफेंस और कंपाउंडेबल है, मतलब चलो तुम गलती मान लो, हम आपको माफ भी कर देंगे। गैस बताओ क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई, जल्दी बताओ यस और नो गाइस। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं स्क्रीन का, ठीक है। इसके अलावा तो सर व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्रियम्बल बड़ा सिंपल है, हमारा एम है हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं और अमेंड कर रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। मतलब देखो पुराना जो लॉ था, इन लॉ को ऐसा अमेंड तो हमने कर दिया, साथ ही साथ पुराने लॉ को कंसोलिडेट कर कर हमने नया एक्ट बनाया, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और बस यही पे अपना पर्पस खत्म नहीं होता है, इसका प्रियम्बल आगे जाके क्या बोलता है,
ये बोलता है हमारा ऑब्जेक्ट ये हम लोग फैसिलिटेट करेंगे फॉरेन ट्रेड, फॉरेन पेमेंट, और साथ ही साथ में क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट मार्केट का इंडिया के अंदर। कैसे समझ में आया आप लोगों को? तो क्या एम है प्रियम्बल? प्रियम्बल इज कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, प्लस फैसिलिटेट करना है फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट, और लास्ट में ऑर्डरली डेवलपमेंट करना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंडिया के अंदर। कैसे समझ में आया? चलो अब सर सुनते हैं, एकदम आराम से फोकस करना। शॉर्ट टाइटल, फेमा एक्ट 1991 कहाँ पर एप्लीकेबल है? होल ऑफ द इंडिया। कब सर एप्लीकेबल हुआ है? तो ये एप्लीकेबल हुआ है 1 जून 2000 से, ठीक है, भले 1999 लिखा है। अब इसका स्कोप क्या है? क्या ये सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है? नहीं। ये कैसे? देखो सुनो, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वो इंडिया के बाहर किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कोई ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी को कंट्रोल भी कर रहा है, बेटा भले ही वो आउटसाइड इंडिया क्यों ना हो, वहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज एक्ट मैनेजमेंट एक्ट लग जाएगा। मतलब सर मैं इंडिया में बैठ के रशियन को मैनेज कर रहा नहीं रे, रशियन कंपनी को मैनेज कर रहा है, ब्रांच को मैनेज कर रहा है, ऑफिस को मैनेज कर रहा है, तो वहां पर भी भले ही फेमा एक्ट है इंडिया में बना, वहां पर भी उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फेमा हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यू शुड बी इन पोजीशन टू राइट द आंसर, ठीक है। चलो अब पॉइंट नंबर 2, अगर तुमने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, भले आउटसाइड इंडिया किया, एनी पर्सन टू हुम दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, तो भी फेमा आके तुम्हारी गच्ची पकड़ लेगा। मतलब ये अपनी रशियन उधर कुछ कांड कर डाली ना, उसको भी पकड़ा जाएगा फेमा एक्ट के अंदर। कैसे समझ में आया? चलो अब ध्यान देते हैं सर फेमा एक्ट के रेगुलेटर कौन है। तो सबसे पहले पप्पा का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास पावर है फेमा के अंदर, लेकिन इसने अपनी पावर आगे डेलीगेट करके रखी हुई है। काफ़ी सारे काम खुद तो नहीं कर सकता है ना। एथोराइज डीलर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर एथोराइज पर्सन कौन होता है? एकदम आराम से, आरबीआई है एथोराइज पर्सन को डील करने के लिए एथोराइज किया है किसके अंदर? फेमा एक्ट के। मतलब देखो, अगर मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मुझे फॉरेन में घूमने के लिए जाना है, तो मैं क्या करूँगा? रुपी लेके तो नहीं जाऊँगा ना, तो मैं यहाँ पे अथोराइज पर्सन के पास जाऊँगा, उसको पैसे दूंगा, वो मेरे को क्या देगा? फॉरेन डॉलर देगा। यहाँ से आप सोचो, मैंने फॉरेन रिजर्व को क्या किया? परचेस किया, सेल किया गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, फॉरेन रिजर्व को मैंने क्या किया? परचेस किया ना। बेटा इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है वो कम होते चल जाएगा, ठीक है। वहीं पे मैं ट्रिप में गया, ट्रिप से मैं वापस आया, मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं, तो मैं रिमेनिंग डॉलर फिर से अथोराइज पर्सन को क्या करूंगा? सेल करूंगा, और वो मुझे जो अगेंस्ट में देंगे वो रुपी। बेटा समझ में आया? यहाँ पे सेल ऑफ यूएस डॉलर हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अथोराइज पर्सन मतलब कौन? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोले अथोराइज डीलर, इसमें दो लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है अथोराइज एडी कैटेगरी 1 और एडी कैटेगरी 2, अथोराइज डीलर। अथोराइज, तो जैसे पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड सेल्फ परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिनको है ना पहला और दूसरा काम दोनों करने का अधिकार है, ऐसे लोगों को बोलेंगे एडी कैटेगरी 1 बैंक, है ना, अथोराइज डीलर। और सर जो सिर्फ क्या कर सकते हैं? सेकंड, मतलब सेल्फ परचेस कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, आपका अकाउंट नहीं खोल सकते, आरएफसी अकाउंट, ईएफसी अकाउंट, तो इसको बोलेंगे अथोराइज डीलर कैटेगरी 2। दूसरा आता है मनी चेंजर। ये मनी चेंजर जो होते हैं, एक होता है फुल फ्लेज मनी चेंजर और एक होता है रिस्ट्रिक्टिव मनी चेंजर। सर फुल फ्लेज मतलब जो सेल परचेस कर सकता है फॉरेन आपसे डॉलर रुपी लेना, जो मैंने आपको बताया, और जो सिर्फ परचेस कर सकता है सेल नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव मनी चेंजर। और लास्ट में आता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना, वहां पर ये फैसिलिटी देते हैं। और लास्ट में आपका एनी अदर पर्सन जिसको हमने अथोराइज किया है फेमा एक्ट के अंदर सेक्शन 10 के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अथोराइज पर्सन बोलेंगे। क्या समझ में आया? जल्दी बताओ ये सुन लो। देखो मैं फेमा एक्ट को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा स्पीड है ही नहीं रिवीजन का, ये मैं तो आप लोगों का जो दर्द है ना, बस उस दर्द पे मलहम लगा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो वैसे सीजी के पास पावर है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फेमा कैसे रेगुलेट होता है, तो हमने बता दिया आरबीआई अथोराइज पर्सन है। रूल बनाने की पावर दी हमने किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आरबीआई के पास पावर है इस एक्ट के रेगुलेशन बनाने की। और बेटा इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, सीरियस फ्रॉड वगैरह हो गया, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये सारी अथॉरिटी कौन कौन है? एक तो आपका आरबीआई आ गया, बाद में रूल बनाने के लिए सीजी आ गया, रेगुलेशन के लिए आरबीआई आ गया, और बेटा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आ गया। ये समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मार्क इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। अथोराइज क्या बोल सकते हैं? पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा देर आर सो मेनी फैकल्टी जो फेमा एक्ट आपको सीए इंटर का, सीए फाइनल का चिपका देते हैं। पहली बात, वहां पर जो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उसका डेफिनेशन थोड़ा गलत है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं बच्चों को वहाँ पे जब मैं सीए को भी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ
कि अगर तुम गलत चीज़ों को सही तरीके से लिखोगे तो तुमको सही मार्क मिलेंगे। मतलब उन्होंने है ना, उनका एक अपना स्टैंड है, अलग स्टैंड है वो। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट का और सीएस का इंस्टीट्यूट का स्टैंड थोड़ा सा अलग है। तो अपन लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? सीएमए और सीएस के इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो आपके आपके एग्जाम में मदद करेगा, ना कि वो पॉइंट ऑफ व्यू जो सीए इंस्टीट्यूट ने अपना स्टैंड लिया है। देखो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में एकदम सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान देना। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है, कहाँ पर बनी? इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड। तो बोले एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, उसको हम लोग क्या बोल देंगे गाइस? पीआरआई बोलेंगे। समझ में आ गया सर? दूसरा, अगर मानो इंडिया के अंदर कोई क्या है, जैसे रिलायंस कंपनी है, मतलब पीआरआई है, इसका इंडिया के बाहर कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है। क्या क्या बोला मैंने? ब्रांच ऑफिस या एजेंसी इंडिया के बाहर है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है गाइस? पीआरआई कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये भले ही ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया के बाहर होगा, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? पीआरआई मानेंगे। ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा अगर सर इंडिया के अंदर कोई ब्रांच ऑफिस और एजेंसी है, इंडिया के अंदर कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है गाइस? जिसको कंट्रोल कर रहा है आपका पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब सर रशियन वाली इंडिया को मैनेज कर रही है बेटा। वो सुनो, रशियन गई भाड़ में, इंडिया में जो है उसको भी हम लोग पीआरआई मानेंगे, भले ही वो मैनेज किसी और से हो रहा है। समझ में आया? अब सर इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। एक इंडिविजुअल को पीआरआई कब बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब बोलेंगे, एकदम आराम से फोकस करना। पहले तो देखो, क्या आप पिछले साल, एक पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया में मोर देन 182 डेज, मतलब दैट इज 183 डेज, मोर देन 182 मतलब 183 डेज ना, सॉरी। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर 183 डेज हो, तो आपने टेस्ट 1 को सेटिस्फाई किया। क्या इसका मतलब ये हो गया आप पीआरआई हो? नहीं। अब आपको लगाना पड़ेगा टेस्ट 2। टेस्ट 1 बोलता है कि आप पिछले साल इंडिया के अंदर 182 डेज से ज़्यादा रहने चाहिए। सर मैं नहीं रहा, बाहर में जा, तू पीआरआई नहीं है, मतलब तू पीआरओ है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। और सर सुनो ना, मैं पिछले साल तो इंडिया के अंदर 182 दिन से ज़्यादा था, मतलब 183 दिन था मैं 365 दिन में से। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या तू इंडिया के बाहर गया था? क्या तू इंडिया के बाहर गया था पिछले साल? बोले नहीं। बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, तू पीआरआई है मेरे भाई, तू पीआरआई है। लेकिन तुमने अगर ये बोला कि सर मैं इंडिया के बाहर तो गया था, मतलब किस मकसद से गया? अगर तुमने बोल दिया मैं 3 पर्पज के लिए गया, मैं 3 पर्पज के लिए गया, मतलब इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया के बाहर बिजनेस के लिए, या इंडिया के बाहर अनसर्टन पीरियड के लिए। मतलब सर इंडिया के बाहर कोई थी रशियन, वो मेरे को बोला ही आ जा, बोले तेरे बिना रहना ही नहीं हो रहा मेरे से, और मैं भी चले गया। बोले कितने समय के लिए? मैंने बोला अनसर्टन पीरियड, जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं उधर ही चूक। मतलब क्या है, अगर तुम इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टन पीरियड के लिए चले गए हो, भले ही तुम पिछले साल इंडिया के अंदर 183 दिन कहाँ पे थे? इंडिया के अंदर थे। बेटा जिस दिन तुम इंडिया छोड़कर चले गए ना, उस दिन के बाद तुम पीआरओ आए हो गए। और सर सुनो ना, मैं पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया में 200 दिन था, वेरी गुड, टेस्ट 1 सेटिस्फाई। अगले साल में अगस्त के महीने में इंडिया से चले गया बाहर बिजनेस के लिए। बेटा यहाँ तक तो आप पीआरआई हो, इसके बाद आप क्या बन गए? पीआरओआई। जिस दिन जाते हो ना, उस समय से आप पीआरओआई बनते हो। उसके पहले तक तो इस साल में भी आप क्या थे? पीआरआई थे। लेकिन सर मैं इंडिया के बाहर सिर्फ है ना टूरिंग पर्पस, टूर के लिए गया था, ऐसे थोड़ा सा थाईलैंड वाईलैंड घूमना फिरना। क्यों? क्यों थाईलैंड? 2 नंबर का पैसा वाइट करना है ना। हाँ समझ में आ गया। तो बेटा ध्यान देना, अगर तुम इस साल इंडिया के बाहर गए हो 3 पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टन पीरियड के लिए, तो मैं आपको क्या मान लूंगा? पीआरओआई उस दिन के बाद में। उस समय इंडिया के बाहर तो गया, अदर देन दिस 3 पर्पज, तो बेटा ऐसे केस में हम आपको क्या मानेंगे? पीआरआई ही मानेंगे। और सर सुनो ना, मैं पिछले साल इंडिया में आया हूँ किसके लिए? क्या बोल सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन? नहीं सर, पीआरओआई। सर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन के लिए इंडिया में आया हूँ, तो भी आपको क्या मानना पड़ेगा? आपको हम लोग पीआरओआई ही मानेंगे, जब तक आप टेस्ट 1 सेटिस्फाई नहीं करते। मतलब 2 टेस्ट आपने पिछले साल 183 दिन रहना, इस साल आप इंडिया में अगर इंडिया के बाहर गए हो किस पर्पज के लिए? ईबीयू। तो ऐसे केस में यू आर नॉट पर्सन रेसिडेंट इंडिया, या इंडिया में आए हो अदर देन ईबीयू पर्पज के लिए, यू आर नॉट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। यह समझ में आया? इसके अलावा सर कंपनी जो इंडिया में बनी है,
ब्रांच ऑफिस एजेंसी जिसको इंडिया वाला कंट्रोल कर रहा है पीआरआई, या फिर ब्रांच ऑफिस एजेंसी जो इंडिया में है लेकिन कंट्रोल उसको कोई और भी कर रहा होगा। तू तो इंडिया में ना, तू भी क्या माने जाएगी पीआरआई। कैसे बताओ, क्या आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, हमारे सामने दो तरीके के ट्रांजेक्शन, वन इज योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, अनदर वन इज योर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? देख, जब इंडिया वाला इंडिया के बाहर जाके अपना कम कम ज्यादा कर रहा है एसेट लाइबिलिटी रे, है ना। इंडिया वाला इंडिया के बाहर जाके कम ज्यादा कर रहा है अपना एसेट या लाइबिलिटी इंडिया के बाहर, मतलब पीआरआई आउटसाइड इंडिया एसेट एंड लाइबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, या सर इंडिया के बाहर वाला इंडिया में आके कम ज्यादा कर रहा है क्या एसेट एंड लाइबिलिटी। सो अगर कोई पीआरआई है उसकी इंडिया के बाहर एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या कोई बाहर वाला है उसका इंडिया के अंदर आकर एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो इन दैट केस जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो उसको बोलेंगे कौन सा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन सर इस ट्रांजेक्शन के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग, है ना, ध्यान दो। ये डोनिया अपना हाथ जगन्नाथ नहीं बेटा, ये डोनिया हाथ दिखा रहा है लेकिन मकसद कुछ अलग है। काय को दिखा रहा है? सर वो इंडिया के अंदर इक्विटी शेयर परचेस करना चाहता है। सोचो एक व्यक्ति इंडिया के बाहर है, इंडिया में आके अपना उड़ा रहा है, एसेट को बढ़ा रहा है ना। इन दैट केस इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर सुनो ना, उसने इंडिया के अंदर आके इमूवेबल प्रॉपर्टी ताजमहल परचेस कर लिया बेटा, इन दैट केस डोंट यू थिंक परचेस किया मतलब उसकी इंडिया में एसेट बढ़ गई? सर एसेट उसने सेल किया तो इन केस उसकी एसेट कम हो गई। सर सुनो ना, उसने इंडिया से लोन लिया, इंडिया से लोन लिया, तो इन दैट केस बेटा अगर उसने इंडिया से लोन लिया है उसकी इंडिया में लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो ये भी क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर लेकिन लोन रीपे कर सकता है? हाँ सर, जो उसने इंडिया को लोन दिया, इंडिया को लोन दिया बेटा, डोंट यू थिंक इंडिया को लोन दिया मतलब उसकी एसेट इंडिया में बढ़ रही, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही, उसकी तो एसेट बढ़ रही ना, तो ये भी क्या है? कैपिटल। लेकिन सर उसके लोन पे हमने इंटरेस्ट जो दिया, वो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो दैट इज करंट, ध्यान देना, इंटरेस्ट देना इज अ करंट। लोन दिया उसने दैट इज कैपिटल, उस पर जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं दैट इज करंट अकाउंट, ठीक है। सर उसने हमारे कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किए दैट इज कैपिटल, लेकिन उस पर हमने डिविडेंड दिया दैट इज करंट। क्या समझ में आया? बोलो यस और नो। तो आपको कैपिटल अकाउंट का एक अच्छा सा आइडिया तो आ गया, ठीक है। सर दूसरा, आपने मोदी जी बार बार फॉरेन टूर पे जाते, किसके लिए जाते? तुमको भी मालूम, मेरे को भी मालूम, मैं किसके आगे आगे नहीं बोलूंगा। तो दिस इज कैपिटल और करंट। बेटा तुम इंडिया के बाहर जाके एसेट लाइबिलिटी को, समझ में आ रहा है ना? नहीं कर रही है, तो ये क्या माने जाएंगे? करंट है। सर बाबू राव का है ना हालत खराब हो गया, इसलिए वो इंडिया के बाहर गया मेडिकल खर्चे खराब करने के लिए, दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर अपना जो श्याम क्या नाम है यार इसका, फिरेरा पेरी के अंदर श्याम, शायद बेटा श्याम एजुकेशन करने के लिए इंडिया के बाहर गया, दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। और सर नोरा तो इंडिया के बाहर की है, हाउ? तो इंडिया के बाहर को गई? नहीं, वो इंडिया के बाहर नहीं गई, उसके घर वाले जो इंडिया के बाहर रहते ना उनको उन्होंने रेमिटेंस दिया, मतलब रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, पेरेंट्स लिविंग अब्रॉड, तो दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट, क्योंकि आपके एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है। लेकिन सुनो ना सर, इंडिया के बाहर मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है जिसका मैंने पेमेंट कैश में कर दिया, बताओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट? प्लांट एंड मशीनरी मैंने कैपिटल एसेट को परचेस किया है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आप बोलोगे सर ये क्या है? ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैं बोलूंगा गलत। अगर कैश में परचेस किया है ना तो इट्स अ करंट, क्योंकि देखो ना क्या है, देखिए आपने एसेट को लेकर आया, इंडिया के बाहर क्या ही है? कुछ नहीं है। सर क्रेडिट में परचेस किया रहता तो सर अब तो कैपिटल, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। नहीं बेटा, कम समय के लिए उड़ाया या ज़्यादा समय के लिए उठा के रखा है क्या? लोन। अगर शॉर्ट टर्म है अप टू 6 मंथ है तो करंट अकाउंट बोल दो, अगर लॉन्ग टर्म है 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको क्या बोल दो? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया? तो अगर क्रेडिट से परचेस किया इंडिया के बाहर, शॉर्ट टर्म के लिए तो करंट ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट, और इसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये समझ में आया? बोलो यस और नो। अब तुम सोचो यार लॉजिकली, किस चीज़ को ज़्यादा रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को? सच बताओ, ज़्यादा खतरनाक क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन? आप बोलोगे सर ऑफकोर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को जो रेगुलेशन है वो रेगुलेट करता है, वो कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को कौन रेगुलेट करता है? सीजी। बेटा हमने पढ़ा था कि सीजी के पास क्या पावर है, बताओ? सीजी के पास पावर है सर रूल बनाने की, और आरबीआई के पास क्या पावर है? रेगुलेशन बनाने की।
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन किसके हाथ में? आरबीआई। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन किसके हाथ में? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हो, यू हैव टू रीड रूल्स, यू हैव टू रीड रेगुलेशन, यू हैव टू रीड क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर, दैट इज सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन एंड अमेंडमेंट। अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लो तो बन जाता है मास्टर डायरेक्शन। और आपके सिलेबस में एफडीआई मास्टर डायरेक्शन है, आपके सिलेबस में ईसीबी मास्टर डायरेक्शन है। हाँ, ऑल्दो एग्जाम में पूछते नहीं पूछते, तुम लोग डरते हो ना उस टॉपिक को, तो तुम्हारा भाई तुमको इजी बना के देगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते गए, ठीक है। अब देखो, तो वैसे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन मैनेज करता है गाइस? आरबीआई। लेकिन आरबीआई को बोल दिया, आरबीआई सुनना, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई थी ना, मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले डिसीजन लिया सारे के सारे आरबीआई के थ्रू मत जाओ, आरबीआई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आरबीआई को बोला आज के बाद में जो डेप इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजेक्शन है उसको तू मैनेज करना, और अदर देन डेप इंस्ट्रूमेंट कोई भी कैपिटल जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया एफडीआई, उसको मैनेज करेगी सीजी। बेटा सीजी के पास पावर है रूल बनाने की, आरबीआई के पास रेगुलेशन, और सीजी ने रूल बना के अपनी पावर फर्दर डेलीगेट किसको कर दी? आरबीआई को। मतलब मैंने पावर आपको दी, आपने फिर से मेरे को दे दी, ऐसा हो गया वो, ठीक है। और करंट अकाउंट में लैंड क्या बोल सकते हैं, लॉ मेकिंग पावर है सीजी के पास रूल बनाने की। कैसे समझ में आया? तो जहां पर भी आप फेमा एक्ट पढ़ो, एक्चुअली बेर एक्ट से पढ़ाते हैं हम लोग, तो वहां पे जहां पे भी वर्ड लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब, यू हैव टू रेफर द रूल्स। और जब भी आप लोग क्या पढ़ोगे फेमा एक्ट, वहां पे लिखा है एज में बी स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मतलब यू हैव टू रेफर रेगुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सर हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या के बारे में बात कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सबसे पहला क्या बोला है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में लिखा है, उसको ध्यान रखो। किसी भी व्यक्ति को फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना, सेल करना, अलाउ और नॉट अलाउ, अलाउ है सिर्फ अथोराइज पर्सन के थ्रू, मतलब जो अथोराइज पर्सन है उनसे ही तुम फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो, वो डॉलर वगैरह ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि आरबीआई स्पेसिफाई करेगा डेप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। डेप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कौन स्पेसिफाई करेगा? रूल्स रेगुलेशन। बेटा अभी हमने पढ़ा आरबीआई के पास पावर है, और सीजी के पास पावर है अदर देन डेप इंस्ट्रूमेंट के रेगुलेशन बनाने के। ये बात भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी कि सर डेप इंस्ट्रूमेंट पे तो आरबीआई लॉ बनाएगा, अदर देन डेप इंस्ट्रूमेंट पे कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, ठीक है। चलो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का थंब रूल है क्या? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। मतलब हर एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को निगेटिव एंगल से देखो, ये अलाउ ही नहीं है। हाँ, अगर ये अलाउ कब माने जाएंगे? जब इसको स्पेसिफिकली परमिट किया गया है तो। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए बोला है ऑलवेज परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। मतलब वैसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कोई रोक टोक नहीं है ना। बेटा दोस्ती यारी किसके साथ में कर रहे हो, किसके साथ में घूम रहे हो, आगे वाली चीजें, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शादी किससे करना है? हमारी परमिशन से ही करना है, ऐसे पेरेंट्स बोल दिए। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लाइक शादी, देखो एसेट बढ़ती, लाइबिलिटी बढ़ती, एसेट लाइबिलिटी, खर्चा पानी टकला हो जाता आदमी उसके चलते। तो बोलने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वैसे तो क्या है? प्रोहिबिटेड है। हाँ, अगर घर किसी के घर वाले बोले अलाउ तो अलाउ, ठीक है। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए क्या बोला है? ऑलवेज परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। बताओ यार, रिवीजन के अंदर भी तुम देखो तो मैं बहुत जान डाल के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए आ जाते हम लोग। अब ये पढ़ा हमने, सबसेक्शन 3 तो ओमिटेड है। सबसेक्शन 7 डेप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? क्या होता है डेप इंस्ट्रूमेंट? बोले ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है? सीजी। मतलब सीजी के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगा आरबीआई किस पे रूल बनाएगा, ठीक है। और आगे सेक्शन 4 सबसेक्शन 5, कुछ ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसको आप चाह कर भी रोक नहीं सकते। सर मतलब जैसे एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सुनो, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब क्या होता है? देखो तुमने इंडिया के बाहर से कोई लोन लिया, बेटा बताओ डॉलर में लिया होगा, रुपए में लिया होगा? डॉलर में लिया होगा। जैसे इंडिया में आने के बाद आरबीआई के पास जाके वो डॉलर का लोन तुमने कन्वर्ट किया क्या के अंदर? रुपी के अंदर। और आज लोन रिपेमेंट की बात आ रही तो तुमको बेटा रुपी देना पड़ेगा अथोराइज पर्सन को, वो तुमको क्या देगा? डॉलर। तो वो तुमको बोल रहा है सॉरी मैं आपको डॉलर नहीं दूंगा। बेटा वो आरबीआई, वो इंडिया के बाहर वाले लगा देंगे ना अपनी, यार समझो ना इस बात। मतलब लेते वक्त तो आन दो, फॉरेन डॉलर आन दो, और देते वक्त नको नको जाने दो। ये क्या है? तो बेटा अगर आप एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन कर रहे हो, लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, आते वक्त डॉलर आया था तो जाते वक्त डॉलर नहीं जाएगा, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते। मतलब एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ कर सकते हो, आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है इसको रोक टोक करने की, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या? मानो यूएस से आपने शेयर परचेस किए थे
जिसका फेस वैल्यू था 20, ऐसे आपने 1000 शेयर वहाँ पे परचेस किए, ठीक है। अब जैसे आपने 1000 शेयर परचेस किए, उस समय में आपने बोला मेरे को पैसा चाहिए, अथोराइज पर्सन ने अलाउ तो कर दिया, लेकिन इनिशियली आपने सिर्फ $15 ही पे किए। बेटा उस समय में पैसा इतना मंगाया था कॉल मनी, और भविष्य में वो आपको $5 और देने को बोल रहे हो, और अथोराइज पर्सन बोल रहा है नहीं नहीं अब नहीं दूंगा। अबे क्या करूं मैं, मेरे शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर यहाँ पर क्या बोला है, डिप्रिशिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके लिए आपको आरबीआई अथोराइज पर्सन रोक टोक नहीं कर सकता है। तो ऐसे दो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बताओ जिसके ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगेगा। नंबर 1 एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन रिपेमेंट, और दूसरा डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, मतलब अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, मानो मैं इंडिया के अंदर हूँ लेकिन पास में मैं इंडिया के बाहर था, मतलब बोलते हैं ना फॉरेन रिटर्न, मैं फॉरेन रिटर्न है, मानो मैं वो है ना, मैं सीएस किया, फिर मैं इंडिया के बाहर चले गया, मैंने जॉब कर लिया वहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग वगैरह के अंदर। उसके बाद में बच्चों मैंने मेरे मन में आया कि मैंने बच्चों का उद्धार करना चाहिए, बच्चों को अपना ज्ञान शेयर करना चाहिए, और मैं डिसाइड किया चलो सीएमए फाइनल वालों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो बेटा मैं इंडिया के बाहर गया, इंडिया के बाहर से मैं इंडिया में आया। जब मैं इंडिया के बाहर था, मैंने इंडिया के बाहर पैसा कमाया, और जो पैसा मैंने इंडिया के बाहर कमाया उससे मैंने इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी परचेस की, यहाँ पे आरबीआई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया। कब? जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था। और मान के चलो मैं इंडिया के बाहर आया, इंडिया में आ गया, अब मैं किसी रशियन से शादी कर लिया। बड़ा रशियन के जो पप्पा थे उन्होंने मेरे को बोले मेरा दामाद मेरी बच्ची से शादी किया जिससे दुनिया करने के लिए रेडी नहीं है, मेरी बच्ची से शादी किया, बेटा मेरी सारी प्रॉपर्टी तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ, इनहेरिटेड कर दी। मतलब बोलने का बड़ा सिंपल सा रीजन है कि अगर मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूँ और मेरे को कोई प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट मिल रही है किससे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से, तो दैट इज ओके। मतलब अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो इंडिया के बाहर गया और उसने कोई प्रॉपर्टी वहां पर एक्वायर की और फिर इंडिया आया तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एक्वायर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया व्हेन ही वाज पीआरओआई, व्हेन ही वाज पीआरओआई। या दूसरा क्या बोला है मैंने, अगर मैं पर्सन रेसिडेंट क्या हूँ, इंडिया हूँ, आई गॉट इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, खींचा ना मैंने रशियन उसके पास पापा की प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम अप्लाई अदर साइड, मतलब कोई पीआरओआई है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, वो इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया, जब वो पीआरआई है तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। तो पीआरओआई एक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडिया व्हेन ही वाज पीआरआई, या फिर पीआरओआई को प्रॉपर्टी मिली है कहाँ से, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से, इनहेरिटेड, दैट इज ओके। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह कर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती? नंबर 1 amortization ऑफ लोन, दूसरा डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तीसरा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्वायर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया व्हेन ही वाज पीआरआई, या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पीआरओआई एंड व्हेन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम पीआरओआई इनहेरिटेंस में आई, या फिर पीआरओआई एक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडिया व्हेन ही वाज पीआरआई, या फिर ही गॉट इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी फ्रॉम पीआरआई। क्या समझ में आया? इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा सर आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, सीएमए फाइनल का एग्जाम क्वेश्चन है। अगर कोई पीआरआई है, इसने अपने इंडियन अकाउंट से अपना भाई जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडिया है, इसके बैंक अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट। देखो आपका कोई एसेट लाइबिलिटी बढ़ा के वहाँ पे नहीं, इट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बिकॉज नो इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन एसेट लाइबिलिटी। अच्छा, एक व्यक्ति है पीआरआई, इंडिया का है, मुकेश अंबानी, बेटा उसका ब्रदर है एनआरआई, कोई है जैक्सन, है ना, वो जॉनी जैक, उसका एनआरआई अकाउंट है इंडिया में, मैं उसको उसमें गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन ये एनआरआई का यहाँ पे क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया ना, उसके लिए क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर पीआरओआई। ये समझ में आया? देखो मैं सारी बातें आपको बताते जा रहा हूँ। अब सर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन तुम्हारे सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है कि जिसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। चलो, और ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि ये एलआरएस बोलकर आपके सिलेबस में है ना, वहां पर काम आएगा। कौन से ट्रांजेक्शन है जहां पर फॉरेनर आ ही नहीं सकता, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पर फॉरेनर आ ही नहीं सकता, प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो बेटा इसको मैंने ऐसा बोला, ए डोनिया
डोनिया मतलब डोनाल्ड ट्रम्प। तू हमारी इंडिया की निधि के साथ चीट मत करना। अपने इंडिया में एक निधि बोल के बच्ची है, मैंने बोला डोनिया तू निधि के साथ में चीट नहीं करना। डोनिया तू बोलो रे, डोलो बोलो डोगलो, डोनिया तू निधि के साथ चीट नहीं करना। वो बोला मैं तो करूंगा। मैंने बोला किधर करेगा? बोले मेरे फार्म हाउस पे ले जाऊंगा। मैंने बोला कितना गंदा कितना गलीच आदमी है बोला तू। तो बोलता मैं तो उसको फार्म हाउस पे ले जाऊंगा। मैं बोला क्यों फार्म हाउस पे? बोले उधर मैंने किया है कंस्ट्रक्शन, एक अलग से रूम बनाइए बोले पर्पस के लिए। ऐसा गलीच गंदा आदमी है बोला। ढोकले वो निधि इंडिया की है, उसके साथ में चिट करने का अधिकार सिर्फ हमको है। बोले फिर तुम्हारा राइट हमको ट्रांसफर करो ना, तुम्हारा राइट हमको ट्रांसफर करो ना। मतलब निधि से डेवलपमेंट करने का जो राइट है ना, वो किसके पास है? इंडियन वालों के पास है। वो बोलता मेरे को दो ना। तो बेटा यही हो गया। देखो डोनिया PROI, तू चिटफंड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, निधि वाले बिजनेस, तो निधि के साथ चिट मत करना, ठीक है। कहाँ पर कर रहा है बेटा वो? एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी मतलब फार्म हाउस, ठीक है। दूसरा रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में नहीं कर सकता है। और इसके अलावा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट, तेरा राइट मेरे को देना। हाँ इसमें एक्सेप्शन है क्या? वैसे तो कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट में नहीं आ सकता। हाँ टाउनशिप, उसके बाद में कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड ब्रिज और रिट्स, इसमें निवेश कर सकता है वो। और वैसे ही चिट फंड में तब अलाउ है जब स्टेट गवर्नमेंट उसको अलाउ करे, दैट टू नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस, मतलब इधर से कमाया हुआ पैसा वो इंडिया के बाहर नहीं लेके जाएगा फिर से। गैस समझ में आया? और सुनना ना, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है ना, ये तुम तो निकल जाओ बेटा, तुम हम दिखो ही मत हमारे आंखों के सामने। तुम्हारे साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन करना अलाउ नहीं है। और सर पहले क्या होगा तो कंटिन्यू करने के पहले यू हैव टू टेक परमिशन, ठीक है। चलो अब हमने पढ़ लिया कौन सा केस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मॉड्यूल में देख लेना, इतना डिटेल में नहीं दिया तुम्हारे। अब जैसे ही आपने कैपिटल पढ़ा, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। और जैसे ही करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ाऊंगा, मैं आपको लास्ट यूनिट पे लेके चल जाऊंगा, LRS, क्या बोल सकते हैं, लिबराइजेशन रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब रूल याद करो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। बताओ क्या ये समझ में आया? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। ये तो फ्रीली अलाउ है बेटा, इधर कोई तकलीफ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। प्रोहिबिटेड अब आपके सिलेबस में तो पूरा नहीं है, बट मेरा अनुभव बोलता है इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैं इजी तरीके से याद कराता हूँ। देखो इंडिया में कमाया नॉर्मल तुम पैसा डाल रहे हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, तो दैट इज करंट, दैट इज स्पेसिफिकली परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। इट इज नहीं सॉरी, इट इज जनरली परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। कुछ प्रोहिबिटेड है यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं अलाउ है। हाँ कितने सर? टोटल 9 है, याद कराता हूँ। 3 छपरी इनकम, 3 कौन सी इनकम? छपरी इनकम। छपरी मतलब इंडिया में आके तुम लॉटरी खेल, मतलब लॉटरी में पैसा लगाना चाहते हो, फॉर दैट पर्पज यू नीड डॉलर। हट रे, नहीं नहीं देंगे। अच्छा सुनो ना, इंडिया में आके मैं लॉटरी नहीं, लेकिन हॉर्स रेसिंग, राइडिंग, अदर हॉबी है मेरे, ये सट्टाबाजी वगैरह, उसके लिए $2, इसके लिए इंडियन रुपी दो वगैरह, नॉट अलाउ। अच्छा सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे को डॉलर दो, मैं इंडिया के बाहर जाके लॉटरी परचेस करना चाहूंगा। बैन मैगजीन परचेस, वो अश्लील मैगजीन ढूंढ लो, वो वाली मैगजीन नहीं है। बैन मैगजीन अबे बंदूक के अंदर मैगजीन आती है ना, दैट बैन मैगजीन तुमको इंडिया के बाहर परचेस करना है, नॉट अलाउ। फुटबॉल पुल लीग, नॉट अलाउ, ठीक है। इसके अलावा तो 3 छपरी इनकम, लॉटरी इंडिया में, या हॉर्स राइडिंग वगैरह, या इंडिया के बाहर जाके लॉटरी वॉटरी परचेस करना है, यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है। दूसरा कमीशन, दूसरा कौन सा पॉइंट है? कमीशन। सर ये कमीशन मतलब क्या? सुनो एकदम आराम से ध्यान देना। आपकी इंडियन कंपनी है, हाँ, और आपकी इंडिया के बाहर कोई जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है। उधर मेरे को और निवेश करना है इक्विटी शेयर में उनके, ठीक है। उसके लिए मैंने बीच में किसी एजेंट को अपॉइंट किया और उसको मैं कमीशन दे रहा हूँ, नॉट अलाउ। बेटा तुम्हारी खुद की कंपनी, उसको पैसा देने के लिए तुमने बीच में एजेंट अपॉइंट करा, काय को? तुम्हारे अच्छे रिलेशन नहीं क्या तुम्हारी कंपनी के साथ में? दिस इज नॉट अलाउ। दूसरा कमीशन टू द एजेंट ऑन एक्सपोर्ट अंडर RSCR स्कीम। RSCR मतलब रूपी स्टेट क्रेडिट स्कीम। इसमें क्या हुआ था, एक समय की बात है, रशिया, देखो रशिया के साथ में अलग ही रिलेशन अपना, इन्होंने इंडिया को भर भर के दिया, अरे इतना दिया इतना दिया इतना दिया, मतलब क्या ही बोलूँ तुमको, है ना। और इंडिया ने भी बहुत सारा लिया, सॉरी इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा ले लिया। अब बोले चलो हमारा पैसा दो, बोले हमको पैसा $6,000 देने तुमको, 6,000, समझ में आ रहा है, डॉलर देने। हमने बोला
मजे तो ले लिए, पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। बोले आप क्या करें? बोले सुनो, हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर है ना, इनके लिए हम एक स्कीम बनाते हैं। कौन सा? रूपी स्टेट क्रेडिट स्कीम, है ना। ये आपको एक्सपोर्ट तो करेंगे, जब भी ये एक्सपोर्ट करेंगे, अब आपको आपके डॉलर में पैसा, आपको आपके करेंसी में पैसा देना है, हाँ आप मत देना, इनको हम रुपी में हमारे पास पैसा रुपी इंडियन INR तो खूब पड़ा है, हम इनको INR दे देंगे, आप टेंशन न लो, चलेगा भाई, कोई तकलीफ नहीं है, मजा में एकदम, है ना। तो अगर मानो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कौन सा? ये रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, इसमें आप किसी एजेंट को अपॉइंट करके उसको कमीशन दो, नॉट अलाउ। हाँ, चाय सुट्टा वाला होगा एक्सपोर्ट, मतलब चाय सुट्टा मतलब टी टोबैको, तो वहां पे 10% तक दे सकते हो। सर तीसरा, शेयर मत अपने याद करो, कॉल मनी, तो कॉल बैक सर्विस बोलकर एक कंसेप्ट होता था। इंडिया से मैं USA कॉल लगाता पहले तो 200 रुपये मिनट का लगता था, तो मैं चाइना लगाता था 100 रुपये लगते थे, चाइना वाला आगे USA को लगाता था 60 रुपीज़ लगते थे, वही 160 रुपये में काम हो गया कि नहीं हो गया? दैट्स इट। तो इनको अपन कॉल कर रहे हैं या आगे कॉल कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने को ले रहे हैं, दिस इज कॉल बैक सर्विसेज वाला, ये भी अलाउ नहीं है। इससे तुम इनडायरेक्टली इंडिया में आने वाला पैसा कम कर रहे हो फॉरेन का। इंटरेस्ट ऑन NR का SR अकाउंट, कोई फॉरेन का रेसिडेंट है, मतलब NR नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको बोला स्पेशल रुपी अकाउंट हमारे इंडिया में खोल, SR मतलब, और उसके ऊपर कोई भी हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन वो ज़्यादा अकाउंट खोलने इसलिए अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं, नॉट अलाउ, ठीक है। और डिविडेंड पेमेंट बाय कंपनी टू हुम डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, मतलब क्या होता है ये समझना एक बार। ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद LRS, जो तुम्हारा लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। ये क्या होता है? डिविडेंड बाय कंपनी टू हुम डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। देखो, इंडिया में एक कंपनी मानो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सर ये सब्सिडरी है माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड की, ठीक है। इन्होंने 100% अपना 10 ने 1000 करोड़ निवेश किए इस कंपनी में इंडिया के अंदर। अब ये इंडिया वाली कंपनी जब भी डिविडेंड देगी, है ना, इनको मानो 5 करोड़ डिविडेंड देना चाहती है, तो डोंट यू थिंक इंडिया के डॉलर कन्वर्ट करके उनको डॉलर में पेमेंट देना पड़ेगा? हाँ, इंडिया वाले बोलते नहीं, जितना तुमको डिविडेंड देना है, पहले जितना तुमको डिविडेंड देना है उतना पैसा कमा के दो, मतलब 5 करोड़ का एक्सपोर्ट करो इंडिया से, पहले 5 करोड़ डॉलर ला के दो, फिर 5 करोड़ डॉलर लेके जाओ। तो इसको बोलते हैं ऐसी कंपनी जिसको डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। लेकिन आज के डेट में कंसेप्ट हट गया है, लेकिन सिलेबस में है ना, लेकिन तुमको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन NR का SR और डिविडेंड बैलेंसिंग वाला हो गया बेटा। अब मैं बता रहा हूँ आपको LRS, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम, ये क्या बोलता है? ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन है जिसके लिए आपको RBI तक जाना ही नहीं है। क्यों? बोले हर एक इंडिविजुअल $250,000 पर पर्सन पर एनम तक किससे ले सकता है? अथोराइज पर्सन से ले सकता है। मतलब कितना? 2.5 लाख पर पर्सन पर एनम। अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो करोड़ों में चल जाएगा। 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 85 रुपीज करो, देखो कितना आ रहा है। इतना अगर तुमको फॉरेन एक्सचेंज हर साल लेना है, यू डोंट नीड अ परमिशन ऑफ व्हाट, तुम्हारा ये अथोराइज पर्सन, RBI की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा जाओ वो आपको दे देंगे। हाँ, आपको पर्पस बताना पड़ता है इतना डॉलर आपको क्यों चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, कौन से बिजनेस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में बोला, अगर याद करो मोदी जी प्राइवेट विजिट के लिए जाते थे, अरे ढोकले वो प्राइवेट नहीं जाते थे, वो बिजनेस के लिए जाते थे। तो अगर तुम टूर कर इंडिया के बाहर जा रहे हो, किधर, प्राइवेट विजिट या बिजनेस विजिट, अदर देन नेपाल भूटान, सर नेपाल भूटान क्यों नहीं बेटा, वहां पे इंडियन रुपी चलता है इसलिए, ठीक है। तो अप टू 2,50,000 पर एनम पर पर्सन पर एनम। सर एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर जा रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा हूँ, इरिगेशन के लिए, मतलब ई है ना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन, इंडिया के बाहर बसने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, बसने के लिए मतलब उधर ही। या फिर सर मेडिकल खर्चों के लिए, शायद इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट कराना है तुमको। देखो बड़े बड़े हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के अंदर, तुम हेल्थ मिनिस्टर हो तो इंडियन मेडिकल सिस्टम कितना डेवलप होना चाहिए, लेकिन तुमको प्रॉब्लम आ रहा है तुम इंडिया के बाहर जा रहे हो। सही है गलत है बताओ यार कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, मेडिकल एक्सपेंस या फिर आपके क्लोज रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हो उनको मेंटेनेंस के खर्चे भेज रहे हो, इन दैट केस, या गिफ्ट या डोनेशन दे रहे हो, ये सारे कौन से ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैसे याद करें सर, बड़ा सिंपल है, प्राइवेट विजिट, बिजनेस विजिट। दूसरा एजुकेशन, इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या बोला था गाइस, मेडिकल खर्चा या मेडिकल मेंटेनेंस खर्चा, ठीक है, और गिफ्ट डोनेशन दे रहे हो।
तो अप टू $250,000 पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर 3 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे देखो कलर मारा है, एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब इंडिया के बाहर रहने जा रहे हो, ग्रीन कार्ड मिल रहा है आपको इंडिया के बाहर का, या फिर मेडिकल, मेडिकल में। तो ये 3 ऐसे जगह पे है जहाँ पे शायद तुमको 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा आ जाए, 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा आ जाए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मतलब कि एजुकेशन में ज़्यादा पैसा लगेगा, 3.5 लाख लगेगा। इमिग्रेशन वालों ने बताया तुम्हारे पास 2.5 लाख रुपए तक तुम ले सकते हो, लेकिन हमारे कंट्री में आने का मिनिमम रिक्वायरमेंट $4 लाख का है। या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस 4 बोलो, $5 लाख का बोल दो। मेडिकल एक्सपेंस वालों ने बता दिया इस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वी नीड $6 लाख। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो विदाउट आरबीआई परमिशन। ठीक है, ये किसके लिए सर? ये है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए। अब हम किसके लिए बात करेंगे? तो ऐसे देखो, वैसे इस 2.5 लाख के ऊपर अगर जाना है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, लेकिन 3 ऐसे केसेस है जहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा। बच्चों मुझे सच्ची बताओ, तुम लोगों ने फेमा पढ़ा है, मेरे को पता है, मैंने बोला था मैं फास्ट नहीं जाऊँगा, स्लो स्लो जा रहा हूँ, लेकिन इतना स्लो जाके भी तुमको समझ में आ रहा है। अगर तुमने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, डेफिनेटली दिस लेक्चर विल हेल्प यू। अब सर ये लिमिट हमको याद नहीं होती, मैं करा दूंगा ना यार, तुम्हारा भाई आया है तो करा के जाएगा। ठीक है, आ जाओ सर, सुनो ना। अब कोई अदर देन इंडिविजुअल, मतलब कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, इनको क्या करना है गाइस? इनको रियल इस्टेट सेल करना है अब्रॉड। मतलब मानो मन्नत बिल्डिंग, ठीक है, एक कंपनी रेड चिली बोलकर कंपनी है, ठीक है। रेड चिली किसकी कंपनी है? SRK, शाहरुख खान की कंपनी है। इनकी एक बिल्डिंग है मन्नत, जो बैंड स्टैंड फोर्ट के पास में है, मुंबई के अंदर। मेक श्योर गाइस, बैंड स्टैंड फोर्ट पे जाओ, ताज के बाजू में है वो। लेकिन फैमिली वालों को लेके मत जाना, वो दिन लास्ट रहेगा बेटा तुम्हारे जीवन का। मैं गया था बचपन में और मैंने देखा उधर क्या क्या चालू है ओपनली एकदम। मैं कोपचे में गया एक बार, मैं बोला यार क्या बात, ऐसा देखा साला बूढ़ा बूढ़ी भी लगे पड़े हुए हैं। मेरे को ये लगा अबे यार तुम्हारी इतनी उम्र है, तुम्हारे पास तो घर है, छोटे बच्चों को बांध सकता हो, किधर जाएंगे? और क्या ही बोल रहा मैं, जान दो। तो बोलने का मतलब, हाँ, मन्नत बिल्डिंग को सेल करना है रेड चिली कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया सुनो, आपने डोनिया को अपॉइंट किया। डोनिया कौन? डोनाल्ड ट्रम्प, इंडिया के बाहर। उसको बोला तू मेरा कोई बाहर, इंडिया के बाहर वाला कस्टमर देख जो मेरी प्रॉपर्टी को परचेस करे। उसने देख के लाया किसको? टॉम क्रूज को। तो मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, वो अदर देन इंडिविजुअल की, मतलब किसी कंपनी की है, उसको सेल करना है इंडिया के बाहर वाले को, और उसके लिए उसने अपॉइंट किया एजेंट। तो एजेंट को मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकता है गाइस? तो बोलते हैं 5% ऑफ इनवर्ड। मतलब ये क्या बोल सकते हैं, टॉम क्रूज कितना दे रहा है? मान के चलो वो $5 लाख दे रहा है। कितना? $5 लाख। तो बोले $5 लाख और 25,000 विच एवर इज हायर। मैं याद करा दूंगा कैसे। देखो $5 लाख का 5% निकालो, कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो इट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। तो बेटा विच एवर इज हायर 2,50,000। अब सर याद कैसे रखे? देखो हमारे समय में बचपन में एक ये आती थी सीरियल, क्या, हम पाँच पम पम पाँच। एक फैमिली, उसमें 5 लोग रहते हैं। तो फैमिली घर सेल कर रहे हो ना आप इंडिया के बाहर अपना, हाँ, 5%। और पम पम 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 25,000। अरे गजब भाई, मैं बहुत भाई आदमी है ना। मैं तुमको बोल रहा है, किसी को CMA फाइनल के लेक्चर लेने हैं ना, भेज दो मेरे भरोसे पे, भेज दो उसको मेरे पास, है ना। दूसरा गाइस, दूसरा आता है कंसल्टेंसी चार्जेस। इंडिया के बाहर की कंसल्टेंसी ले रहे हो, काय के लिए? तुमको खलीफा चाहिए, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा मतलब देखो ना कितनी भारी की बिल्डिंग, एकदम खलीफा बोलने के बाद में आएगी ना अपने दिमाग में बुर्ज खलीफा, आई ना, वो भी ऐसी आड़ी टेढ़ी है ना। हाँ, तो आपको बुर्ज खलीफा चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। वैसी जो बिल्डिंग इंडिया के बाहर है, वैसी बिल्डिंग इंडिया में बनने देंगे क्या लोग? नहीं। लेकिन हाँ, बनाने का अच्छे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उधर जिसका दिमाग लगा, उसका दिमाग इंडिया में भी चाहिए ना। तो बोले जिसने उसको डेवलप किया, उसको इंडिया में भी तुमको उसकी कंसल्टेंसी चाहिए। मैक्सिमम कितना पैसा ले सकते हो तुम? अप टू $1 करोड़। अप टू $1 करोड़ आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बियॉन्ड $1 करोड़ आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और सर मेरे को अदर देन बुर्ज खलीफा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दूसरी कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करने, तो उसके लिए मैक्सिमम कितना? $10 लाख। $10 लाख से ज्यादा अगर चाहिए होगा तो यू हैव टू टेक परमिशन। बेटा याद करा है मैंने, खलीफा करोड़ों में एक है, खलीफा करोड़ों में एक है, बाकी तो सिर्फ लाखों में है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद रख लेना बेटा, ठीक है। चलो दूसरा,
तीसरा तीसरा बेटा क्या बोलता है, सुनो, हमको इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर पैसा देना है टू क्रिएट द चेयर। चेयर क्रिएट करना मतलब क्या, देखो इन्फोसिस का पॉलिसी है कि अगर आप हमारे टॉप एम्प्लॉय में आ जाते हो तो हमारे इंडिया टॉप एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय को हम लोग भेज देते हैं इंडिया के बाहर एजुकेशन के लिए, हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो डोंट यू थिंक आज मेरा एम्प्लॉय बाहर ही गया है, कल मेरे को अगले साल जितनी भी जगह है 400 उसमें से एक जगह मेरे एम्प्लॉय की रहनी चाहिए ना, तो मैं चेयर पहले से बुक करके रखता हूँ। तो कोई कंपनी अदर देन इंडिविजुअल इंडिया के बाहर चेयर क्रिएट करना चाहती किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब्रॉड में, तो इन दैट केस लिमिट आगे बताऊंगा, या फिर आप डोनेशन देना चाहते हो ऐसे इंस्टीट्यूट को जो आप ही की फील्ड को बिलोंग करती है। मतलब इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट, कोविड याद है ना, वैक्सीन जिसने बनाया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो थी बेटा, आपको याद आ रहा होगा। तो इन्होंने एक ने कोलैबोरेशन किया था आईसीडीआर से, आईसीएमआर, और दूसरे ने किससे कोलैबोरेशन किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। तो अगर आप सीरम इंस्टीट्यूट हो, मतलब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, आप पैसा दे रहे हो फॉरेन के उस इंस्टीट्यूट को जो आप ही के बिजनेस में है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशन, यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट अब्रॉड अब टू विच डोनर कंपनी, मतलब जो दे रही है वो बिलोंग करती है। समझ में आ रहा है, यस। और लास्ट में अगर मानो एजुकेशन इंस्टीट्यूट फंड जमा कर रही है और वो तुम्हारी, तो इन दैट केस आप उस फंड में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन वो फंड इन्वेस्टमेंट फंड नहीं, मतलब आपका पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वाला फंड नहीं, नॉर्मल फंड कि हम लोग गरीबों को एजुकेशन देंगे वगैरह। तो अगर आप एजुकेशन फंड प्रमोट कर रहे हो इंडिया के बाहर वाले, उसको डोनेशन दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। लेकिन इसका लिमिट क्या है सर, इसका लिमिट है 1% और 3 प्रीवियस ईयर का एवरेज प्रॉफिट, एवरेज 1% ऑफ, सॉरी 1% ऑफ 3 ईयर, मतलब पहले 3 साल में जो रहेंगे ना तुम्हारे, उसका प्रॉफिट निकालो, उसको डिवाइडेड बाय 3 करो, उसका 1%, तो 1% ऑफ 3 प्रीवियस ईयर फॉरेक्स अर्निंग और 50 लाख, विच एवर इज लोअर। वैसे देखो तो हर जगह पे विच एवर इज हायर आया, सिर्फ एजुकेशन में, एजुकेशन को ऐसा समझो हम कम मानते। और बेटा जब भी हम किसी को लिफाफा देते हैं, मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ तो यू विल रिमेंबर दिस कंसेप्ट। एक बार क्या हुआ, मेरा भांजा है, मतलब भांजा मतलब कौन रहे, भांजे का मतलब होता है दीदी का लड़का, है ना, निफ्यू। मैं ना उसको क्या किया, मैं उसको 10 रुपये दिया। अब मेरे बचपन में क्या होता था, मेरे घर पे कोई भी आता था ना, तो मैं ऐसा उसके सामने जाता था, उसने मेरे को हाय बाय किया, हेलो, मैं जाके पैर पड़ूंगा और ऐसे हाथ करूंगा, क्यों हाथ मैंने ऐसे किया, भाई पैसा दे, पैसा पैसा। उसने अगर मेरे हाथ में 1 रुपया भी रखा, 2 रुपया भी रखा, भाई मैं खुश हो जाता था। तो अब मैं बड़ा हो गया, तो मेरा भांजा छोटा है, मैंने उसको पैसा देना चाहिए, मैंने उसको 10 रुपये दिए। वो अंदर गया दीदी के पास, दीदी को क्या बोला क्या मालूम, बाहर आया, बोले मामा हाथ दिखा, मेरे को तेरे को गिफ्ट देने का है। मैंने बोला ऐसे किया, मैंने आके बंद कर, हाँ। उसने मेरे हाथ पे 51 रुपये रख दिए, 50 का नोट रखा, सॉरी 50 रुपये का नोट रखा। बोले मामा चॉकलेट खा लेना। बेटा उस समय में, हमारे समय में 2 रुपये की वैल्यू थी, आज के डेट में बच्चों को 50 रुपये की, मतलब 10 रुपये मैंने जो दिए, मेरे को लगा उस बेइज्जती हो गई थी मेरी। तो याद करो, 50 रुपये सतीश सर के भांजे ने सतीश सर को दिए थे, है ना। लेकिन मैंने बोला अब 50 दिए हैं तो 1 रुपया शगुन का भी तो दे दे, 51 हो जाएंगे ना, बस ऐसे याद रखना, 50 लाख, 50 लाख रुपीज और 1% ऑफ 3 ईयर का फॉरेक्स अर्निंग, ठीक है, विच एवर इज लोअर, उतना ही आप दे सकते हो, उससे ज्यादा देना होगा तो यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ आरबीआई। लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा, प्री इनकॉर्पोरेशन रियम्बर्समेंट। इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई, ठीक है। तो बोले इन्होंने इनिशियल खर्चा किया तो इनको इनका पैसा वापस देना पड़ेगा, हाँ कितना दे सकते हो, मैक्सिमम 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉड, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी लाई, 100 करोड़, उसका 5% 5 करोड़, और 1 लाख US डॉलर, विच एवर इज हायर, 1 लाख US डॉलर, इतना ही आप उनको रीइंबर्स कर सकते हो। कैसे, ऐसे याद करो, इनकॉर्पोरेशन तो 5% फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री और 5 ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो बेटा याद कर लेते एक बार, नॉन इंडिविजुअल के लिए चारों की चारों लिमिट को याद कर लेना। पहला था इंडिया की का कोई बंदा, कंपनी इंडिया के बाहर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल करना चाहती जो सिचुएटेड इंडिया में है, लेकिन उसके लिए जो एजेंट अपॉइंट किया उसको आप कमीशन दे सकते हो, हम 5 पम 5 5% और 50 कितना 25,000। इसके बाद में प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉड एंड हाउ मच, 1 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। बेटा कंसल्टेंसी खलीफा, कौन सी,
कौन सी नींव है, बुर्ज खलीफा है ना। तो 1 करोड़ अदर सर्विस कंसल्टेंसी के लिए 10 लाख रुपए। और बेटा डोनेशन, क्रिएशन ऑफ शेयर, डोनेशन टू द टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिलोंग टू द डोनर कंपनी, या फिर फंड अदर देन इन्वेस्टमेंट फंड, उसके केस में कितना 1% ऑफ पिछले 3 साल का फॉरेन अर्निंग और 50 लाख, विच एवर इज लोअर। यहां तक दे रहे हो तो कि इसके ऊपर देना है तो यू नीड टू टेक अ परमिशन ऑफ आरबीआई। बेटा मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए। सर कौन से 2 टॉपिक? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हाँ इसमें 2 सेक्शन आप बोलोगे कि सर हमारे रहे हुए हैं, वो 2 सेक्शन कुछ भी नहीं है, बताता हूँ मैं। सेक्शन नंबर 3 बोलता है नो पर्सन शाल डील ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज एनी पर्सन नॉट बीइंग अथोराइज पर्सन। मतलब अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज लेना देना है तो किसको दोगे? अथोराइज पर्सन के साथ में। तुम्हारा कोई बंदा है इंडिया के बाहर से आया दोस्त, जैकलिन है ना, और उससे तुम डॉलर ले रहे हो, नॉट अलाउ। मेक अ पेमेंट टू क्रेडिट पीआरओ, तुम उनको पैसा लेन देन भी नहीं कर सकते हो। कैसे? सिंपल सी बात है, इंडिया में उस जैकलिन ने इंश्योरेंस निकाला, बोलते हैं सतीश पेमेंट कर देना मेरे बिहाफ में। मेरे पास देख जैकलिन, तू अगर पेमेंट करेगी तो डॉलर देगी, डॉलर का तेरे को रुपये मिलेगा तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, सॉरी। रिसीव एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीआरओ है। बेटा पीआरओ है बोलता है कि मेरे बिहाफ में वैसे वहाँ से पैसा ले ले, बाद में मेरे को डॉलर देना पड़ेगा उसको, सॉरी नॉट अलाउ। या इंटर इनटू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट एक्वायर आउटसाइड इंडिया। मतलब हवाला बोलते हैं इसको। हवाला क्या होता है सुनो, कोई इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है और अब उसको चाहिए डॉलर, मैं इंडिया में किसी व्यक्ति को रुपीज़ देता हूँ, एथोराइज पर्सन नहीं है, और वहाँ पर वो कॉल करता है, उसको बोलता है तू उसको उधर डॉलर दे दे। बेटा यहाँ पे एथोराइज पर्सन को तो चकमा दे दिया है ना, दिस इज हवाला ट्रांजेक्शन, बेटा अलाउ नहीं है। सेक्शन 4 क्या बोलता है सर? सेक्शन 4 बोलता है होल्डिंग ऑफ फॉरेन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, पीआरओ है नॉट अलाउ। तुम किसी भी प्रॉपर्टी को, एक्सचेंज को, सिक्योरिटी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्शन आर देयर, ठीक है, एनी वन एनी सिंगल। और सेक्शन 8 बोलता है कि अगर आपने इंडिया के बाहर कोई पैसा कमाया तो आपको उसको इंडिया में लाना पड़ेगा। अब इंडिया में लाके तुम एथोराइज पर्सन को सेल कर दो, मतलब रुपी ले लो उसके, इंडियन रुपी ले लो, या फिर अपना आरएफसी अकाउंट बना लो इंडिया में, उसके अंदर रखो, या फिर एक काम करो, आपको इंडिया के बाहर किसी एक तरफ से डॉलर आया, किसी और को पेमेंट करना है वो पेमेंट कर दो, लेकिन लाना तो इंडिया में पड़ेगा। दैट्स इट। आपके 2 टॉपिक हो गए फॉरेन एक्सचेंज के। सर कौन से टॉपिक हो गया? टॉपिक नंबर 1 आपका हो गया गाइस, कौन सा? फेमा का बेसिक। और सेकंड टॉपिक आपका कौन सा हो गया फेमा का? सेकंड टॉपिक आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वो वाला हो गया जो बात करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड क्या बोल सकते हैं, एलआरएस। अच्छा, कुछ पॉइंट आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा दिए, मैं बताता हूँ क्या क्या। अगर मान के चलो 2.5 लाख पर पर्सन पर एनम का क्या है, कैप दिया हुआ है आपको एलआरएस के लिए। अब मेरे पास सपोज कौन है, सतीश सर है, और मेरे साथ में कौन है, मेरी वाइफ है श्रुति, ठीक है, और मेरे को एक प्रॉपर्टी परचेस करना है इंडिया के बाहर, मतलब समझो एक ट्रांजेक्शन में एंटर होना है या प्रॉपर्टी परचेस करनी है इंडिया के बाहर। तो ये जो 2.5 लाख की है ना लिमिट, ये कैपिटल के लिए भी है, करंट के लिए भी है, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.5 लाख। मैं बोलूँगा यार मेरे को तो मैक्सिमम कितना अलाउ है एक साल के अंदर, 2.5 लाख। मैं आरबीआई के पास गया, मेरे को ज़्यादा अलाउ करो, बेटा आरबीआई ने मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं वो प्रॉपर्टी परचेस नहीं करूँ? बेटा वैसे तो वो प्रॉपर्टी $8 लाख की है, मेरे को मिल रही है 4.5 लाख, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूँ? नहीं। तो बोले सतीश सर एक काम करो, आप किसी और पर्सन को पकड़ लो। मैंने मेरे वाइफ को पकड़ लिया, कैसे मतलब क्लबिंग के लिए, और 2.5 लाख टोटल कितना हो गया, 5 लाख। अब इस 5 लाख से क्या मैं 4.5 लाख की प्रॉपर्टी को परचेस कर सकता हूँ? कर तो सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, जो प्रॉपर्टी तुमने एक्वायर की है, जिसके साथ तुमने क्लब किया है, उसका नाम भी उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए। मतलब ये प्रॉपर्टी के को ओनर हो जाएंगे दो लोग, कौन? सतीश सर और मेरी वाइफ श्रुति। समझ में आया गया? समझ में आया हाँ या ना? मैं बोलूँगा नहीं मेरे को अकेले को नहीं, चलो क्लबिंग कर रहे हो तो सामने वाले को भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। बताओ गाइस, क्या आपको ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, हाँ या ना? ठीक है सर, इसके अलावा आपके सिलेबस में 2 टॉपिक और है, क्या? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताओ कर दे? अब टाइम नहीं लगेगा, अब तो बहुत ही ईजी है। क्या ये बताओ बच्चों, बहुत ही ईजी है अब, है ना? आ जाओ। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं करा दूंगा, चलो ध्यान देना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? इंडिया वाले इंडिया के बाहर से 2 तरीके से पैसा ले सकते हैं। एक तो शेयर इशू करके, इक्विटी बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन, क्या बोल सकते हो तुम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर
बाहर वाली बैंक से बोरो करेंगे। क्यों बोरो करेंगे सर? अपने यहाँ पे रेट लगा रहे 12%, 15%, 20%, उधर लगा रहे 3%, मेरे को बेटर है ना उधर जाऊँ मैं, तो एक्सटर्न बाहर से लोन, या फिर एक काम करते हैं ना, इंडिया के बाहर हमारे डिबेंचर इशू करते हैं और उनसे जो पैसा आया वो भी तो बोरोइंग हो गया, क्योंकि हर साल क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो हर साल देना पड़ता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दो तरीके हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के। एक तो आप फॉरेन करेंसी में बोरो करो, फॉरेन करेंसी इंडिया में बोरो करो, या फिर उनको बोलना देखो मैं तुमको, मेरे को पैसा तो चाहिए लेकिन इंडियन में चाहिए, तो आप इंडियन रुपीज में बोरो कर सकते हो। ऑलवेज कौन सा बेटर है? इंडियन रुपी। वाई? बिकॉज देखो आज आपने जब लिया, रेट चला है 80 रुपये पर डॉलर, जब भविष्य में देने की बात आ रही थी, है ना, तब $1 का रेट हो जाता है मानो 100 रुपीज, तो तुमको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। तो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन। बोले अगर इंडिया रुपये में लेंगे तो इंडियन रुपये में पे करेंगे, देर इज नो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन। बट अगर फॉरेन करेंसी में परचेस किया तो देर इज अ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन। लेकिन कुछ कुछ केस में आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। क्यों? शायद आपने जो पैसा लिया आपको फॉरेन से ही कोई एसेट परचेस करनी है, समटाइम बिकॉज गुड्स आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको डॉलर लोगे, डॉलर के डॉलर में ले लोगे। समझ में आ रहा है? यस। हु कैन टेक ईसीबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कौन ले सकता है? तो रिकॉग्नाइज बोरोअर कौन कौन है? देखो अगर फॉरेन में लेना है ना तो सिर्फ 5 लोग ले सकते हैं। कौन? द वन जो एफडीआई ले सकता है, जैसे कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं अपने शेयर इशू करके पैसा, आप ईसीबी ले सकते हो। हाँ, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिडबी जो तुम्हारी बैंक है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है एक्सिम, बेटा इन लोगों को फॉरेन करेंसी में बोरो करना अलाउ है। क्यों सर? इनके पास क्यों? इनके पास कम है, उनको देना है किसी को, तो लो। समझ में आ रहा है? और सर इंडिया में कौन ले सकता है इंडियन रुपये में? मतलब ये ऐसे लोग हैं इनको कंपलसरी इंडियन रुपये में लेना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी नॉट अलाउ। कौन? एनजीओ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या इंडिया की कोई एमएसएमई। कल ही मैंने एमएसएमई का लेक्चर डाला बच्चों तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। सर रिकॉग्नाइज लेंडर कौन है? ये तो समझ लिया, लेने वाला कौन कौन रेडी है? देने वाला कौन है वो बताओ। देने वाला इंपॉर्टेंट, लेने वाले का क्या ले लेंगे वो, है ना। क्या रे, ये इसी भी है ना, ध्यान दे। इंटरनेशनल जो तुम्हारा वर्ल्ड बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इनसे आप लोन ले सकते हो। सर एफएएफटी और आईएसओसीओ मतलब क्या है बेटा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, इससे भी आप ले सकते हो, ठीक है। सर इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन ये क्या होता है? जैसे श्रीलंका वॉज इन द प्रॉब्लम, तो समय में इंडिया, रशिया, यूएस सामने से आके इनको पैसा दिए थे, तो इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन, ठीक है। सर फॉरेन सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी, मतलब इंडिया की कंपनी है, आपकी फॉरेन की सब्सिडरी है, आप उनसे भी इसी भी ले सकते हो, ठीक है। ओनली फॉरेन करेंसी में, इंडियन करेंसी में नहीं। और लास्ट में क्या बोला है? फॉरेन इक्विटी होल्डर। सर व्हाट इज फॉरेन इक्विटी होल्डर? मानो जैसे कोई बंदा है इंडिया के बाहर, इसने आपके कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस किए, कितना कर सकता है एक व्यक्ति? मैक्सिमम 25%, नहीं डायरेक्टली कर रहा है तो 25%, और इनडायरेक्टली कर रहा है तो 51%, ठीक है। ध्यान दो, कोई आपका इक्विटी शेयर होल्डर, उससे ही आप लोन लेना चाहते हो, अलाउ, ठीक है। सर फॉर्म ऑफ ईसीबी, अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है इलिजिबल लेंडर, इलिजिबल बोरोअर एंड इलिजिबल लेंडर। सर फॉर्म ऑफ ईसीबी, ईसीबी का पैसा हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं? लोन बोल के ले लो, या बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर लो। सर डिबेंचर, हाँ डिबेंचर, लेकिन वो कंपलसरी कन्वर्टिबल नहीं होना चाहिए, नॉट इंक्लूड फुल्ली कंपलसरी कन्वर्टिबल। क्यों सर? सुनो, आज मैंने सामने वाले को लोन, सामने वाले से क्या लिया? लोन लिया, उसको क्या दिया? डिबेंचर दिया, और बेटा वो डिबेंचर भविष्य में इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मान के चलो जो मेरी वाइफ है, पहले वो मेरी फ्रेंड थी, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आए। आज जब मैं रिलेशनशिप में आया तो वो मेरी क्या लुगाई है? क्या नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है मेरी शादी इसी के साथ में होगी, तो आने वाले समय में वो मेरी लुगाई बनने वाली है ना। हाँ, तो आज से मैं उसको क्या ट्रीट करूँ? मेरी वाइफ जैसे ट्रीट करूँ। तो बोलता अगर कोई कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो फिर उसको बाहर का मानना ही क्यों है? कल जाके वो इक्विटी में आना, आज से जो उसको साला अपना मानो, तो फिर उसको एफडीआई में कंसीडर करते हैं, उसको ईसीबी में कंसीडर नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा सर एफसीसीबी और एफसीईवी, ये क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है? जैसे मिस्टर जॉन है, इसने हमको लोन दिया, हमने इसको एफसीसीबी दिया, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड 3 साल का। बेटा 3 साल के बाद में मिस्टर जॉन के पास ऑप्शन है, एक तो वो क्या करे, अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ले ले, या फिर इक्विटी शेयर। लेकिन ये कब एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन? 3 साल। तो आज से नहीं पता ना वो क्या लेने वाला है, तो इसको भी इसी में ले लो। दूसरा एफसीईबी क्या होता है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, मतलब
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मिस्टर जॉन से लिया लोन, उसको क्या दिया, एफसीसीबी। एफसीसीबी ये क्या होता है कि आज तो मैं तेरे को बॉन्ड दे रहा हूँ, लेकिन भविष्य में जब लोन रिपेमेंट की बारी आएगी, मैं तेरे को मेरे शेयर्स नहीं दूंगा, मेरी जो सिस्टर कंसर्न है मतलब टाटा स्टील सर्विस स्टील, उसके शेयर्स में तुमको दे दूंगा, टाटा स्टील लिमिटेड के। तो रादर देन गिविंग ओन शेयर, आप दे रहे हो किसी सिस्टर कंसर्न के किसी और के शेयर, दैट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, इसको भी ईसीबी में लेंगे। और लास्ट में कैसे आपका क्या आता है, ट्रेड क्रेडिट मोर देन 3 ईयर का होगा तो उसको भी हम लोग ईसीबी बोलेंगे, या फॉरेन लीज वगैरह होगा तो उसको भी हम लोग ईसीबी बोलेंगे। कैसे बताओ, क्या आपको ईसीबी ऐसा नहीं लग रहा है पहली पहली बार समझ में आ रहा है? सोचो रिवीजन में ऐसा है, ईसीबी टुक ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर फॉर मी, है ना। जब बच्चा बोल रहा था ना सर प्लीज इसका रिवीजन लेकर आओ, मेरी फटी पड़ी थी, मैं बोला यार इनको कैसे शॉर्ट करके पढ़ाओ, तो चल ट्राई तो करते हैं। चलो आगे बढ़ते गए, है ना। अब सीन क्या हुआ, मैं तुमको थोड़ा एक्सटेंडेड बात बता रहा हूँ। ये जब कन्वर्जन होता है ना शेयर का इक्विटी के अंदर, है ना, तो क्या उसके रूल क्या है, तो बोले ईसीबी दिया है जो कन्वर्ट होने वाला इक्विटी में 3 तरीके से होते हैं, एक तो फुल्ली या पार्शियली या फेजेस, मतलब पूरा का पूरा इक्विटी में आ जाएगा, आधा इक्विटी में आएगा आधा नहीं आएगा, या फेजेस में थोड़ा थोड़ा इक्विटी, जब भी आएगा 2 फॉर्म बनना, ईसीबी2 और एफसीजीपीआर, ठीक है। इसके अलावा विद द कंसेंट ऑफ द लेंडर, जब भी आप ऐसे उनको कन्वर्ट करने वाले सिक्योरिटी दे रहे हो ना, तो पहले उसकी कंसेंट लो। मेक श्योर वो सेक्टोरल कैप, एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि इसमें सिर्फ 51% एफडीआई अलाउ है, तो उस कैप के अंदर होना चाहिए सेक्टोरल कैप से। और रूट आपको देखना पड़ेगा अप्रूवल रूट है या ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिक रूट रहे, ऑटोमेटिक है तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं लेना। अप्रूवल रूट अगर होगा, सॉरी अप्रूवल रूट होगा तो यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ सीजी फॉर एफडीआई, क्योंकि यह आगे क्या में कन्वर्ट होने वाले हैं इक्विटी में, ठीक है। तो देखो क्या पड़ा ईसीबी में, सबसे पहले तो लोन वगैरह के फॉर्म में होता है, फिर फॉरेन करेंसी इंडियन रुपी में आ सकता है। दूसरा हमने बताया एलिजिबल बोरोर कौन है, कुछ ही लोग हैं जो फॉरेन का लेंगे, बाकी तो सब इंडियन में चलेंगे। बट अब देने वाला कौन है देख लिया, और किस किस तरीके से ईसीबी मिल सकता है, और उसके कन्वर्जन के सारे रूल देख लिए। बताओ समझ में आया? अरे हाँ है ना सर। मैक्सिमम क्या है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, 3 साल, ठीक है। ऑल कॉस्ट इंक्लूड होता है। अब सर क्या होता है ये ऑल कॉस्ट, हम लोग क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दे सकते हैं, तो बोले बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेस पॉइंट। बेस पॉइंट 450 बेस पॉइंट आप दिमाग मत लगाओ, वो 100 बेस पॉइंट का 1% होता है, मतलब 450 का कितना हो गया 4.5%। प्लस बेंचमार्क रेट क्या होता है, जैसे लंदन में लिबोर होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट प्लस 4.5%। और सर यूरोपियन कंट्री होगा तो यूरोपियन इंटर बैंक ऑफर रेट प्लस लिबो क्या बोलते हैं इसको, यूरिबोर प्लस 4.5%, ठीक है। आगे सर पेनल्टी 2.2%, छोड़ो फालतू वाली बात। निगेटिव लिस्ट, ये जो आपका पैसा है ईसीबी का, मैं कहाँ पे नहीं निवेश कर सकता, रियल एस्टेट याद करना, अब मैंने तुमको क्यों पढ़ाया था, दोनिया निधि के साथ चिट मत करना, एग्रीकल्चर में फार्म हाउस पे कंस्ट्रक्शन रियल, याद आया रियल एस्टेट में। इसके अलावा कैपिटल मार्केट में मतलब तीसरा क्या बोल सकता है, इसके बेसिस पे कोई तुम इंस्ट्रूमेंट परचेस मत, मतलब तुमसे लिया मैंने लोन, उससे मैं परचेस कर रहा हूँ शेयर, डायरेक्ट ही शेयर परचेस कर लेते ना फिर तो मतलब उनको शेयर लेना अलाउ नहीं, इसलिए लोन लेके शेयर में डाला, गलत है, ठीक है। चलो कैपिटल के लिमिट के अंदर होना चाहिए, एंड यूज ऑफ फंड। और हेजिंग, बेटा 2 तरीके की हेजिंग होती है, एक होती है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। सर नेचुरल क्या होती है, जैसे आज मैंने लिया तब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ चल रहा है, भविष्य में शायद $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, तो मेरे तो ज़्यादा पैसे जाएंगे ना 20 रुपीज़ पर डॉलर के पीछे। तो मैं आज से बैंक वालों के साथ में क्या करता हूँ, ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। ये तुमने एसएफएम में पढ़ा होगा कि यार अगर भविष्य में ये रेट रहेगा तो मेरे को फायदा होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। दूसरा हेजिंग मतलब ऐसा समझो, तुमने बोला आरसीबी जीतेगी या मुंबई इंडियन, मैं नहीं देखता क्रिकेट, तो भी नाम पता है वो ट्रेंड में चल रहे हैं अभी, तो तुमने बोला मुंबई इंडियन, बेटा मुंबई इंडियन के हारने के चांसेस देख रहे हो, तुमने बीड लगा के रखी है, दूसरे साइड से छोटी बीड लगा रहे हो आरसीबी जीतेगी, मतलब अगर इधर से कोई लॉस हुआ तो उधर प्रॉफिट तो होगा ना, हेजिंग उसको बोलते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, है ना। और आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो इंडिया से आज मेरे को भविष्य में पैसा देना है, मैं बोलूँगा मैं बाहर से कैसे एक्सपोर्ट करूँगा, वही पैसा उनको दे दूंगा, दिस इज योर आर्टिफिशियल हेजिंग। हेज बोथ, हेज करना है कंपलसरी, लेकिन दोनों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के लिए करना पड़ेगा। मिनिमम हेज का टेन्योर कितना रहेगा 1 ईयर का, और बेटा अगर तुम्हारा जो ईसीबी लिया वो 3 साल का है
तो उसको हर साल रोल ओवर करना पड़ेगा, मतलब जब तक वो चल रहा है ना ऑल द ईयर्स आपको वो हेजिंग करनी रहेगी, ठीक है। लिमिट ऑन ईसीबी, एक साथ एट अ टाइम तुम कितना ईसीबी ले सकते हो, ओवरऑल ईसीबी 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, और अंडर ऑटोमेटिक रूट अगर ज़्यादा बताया होगा तो दैट अमाउंट, ठीक है। लिमिट फॉर ईसीबी फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, बेटा फॉरेन इक्विटी होल्डर कौन होता है, मैंने आपको बताया था 25% या 51% इंडिविजुअली एग्रीगेट में उसने निवेश किया है। अब इससे मैं लेना चाहता हूँ ईसीबी, कितना ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। कितना ले सकते हो, बोलते हैं मैक्सिमम 7:1 के रेशियो में, मतलब सर मानो इस बंदे ने हमारे कंपनी में 1 लाख इक्विटी शेयर में निवेश किया, $1 लाख, इसका 7 टाइम कितना होगा, $7 ईसीबी में निवेश कर सकता है, 7 टाइम्स ऑफ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सर इससे ज़्यादा करना होगा तो यू हैव टू टेक अप्रूवल, लेकिन फिर भी अप्रूवल की जरूरत नहीं, कब, अगर वो ईसीबी $5 मिलियन तक है, मतलब वैसे तो 7% तक, बट इसमें भी लिमिट बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ सकती है, 5 मिलियन। और सर जो मैं ले रहा हूँ वही 7 मिलियन है ना, मान के चलो 7 मिलियन होगा तो इन दैट केस अप टू 7 मिलियन वैसे भी अलाउ है, भले ही 5 मिलियन के ऊपर। तो नॉर्मल रेट आप लगाओ, नॉर्मल इक्विटी कितना है तुम्हारा, उसका 7 टाइम्स और 5 मिलियन, विच एवर इज हायर, ठीक है। पार्किंग, सर सुनो मैंने इसी भी लाया था कहीं पे निवेश करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी थी या कुछ भी करना था, लेकिन वो प्लान अभी कैंसिल हो रहा है टाइमिंग के लिए, ये ईसीबी का पैसा क्या करूँ, क्योंकि मेरे को सामने वाले को इंटरेस्ट देना है। बोलते हैं पार्किंग ऑफ ईसीबी, आप इसको कहीं पे निवेश कर दो, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एज गुड एज इंडिया में करो, इंडिया के बाहर करो, फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम टेन्योर कितना होना चाहिए, 12 महीने। और बेटा नॉन इनकम बैलेंस, इस ईसीबी पे किसी और का चार्ज क्रिएट मत कर देना, इंटरेस्ट क्रिएट मत कर देना। और लास्ट पॉइंट ईसीबी खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर ऑफ ईसीबी, प्रोसीजर क्या है, यू हैव टू टेक अप्रूवल, अगर अप्रूवल रूट है तो प्रोसीजर, ऑटोमेटिक में तो कोई प्रोसीजर है ही नहीं ना, अप्रूवल रूट होगा। तो फॉर्म ईसीबी भरना है आपको अथोराइज डीलर के पास, फिर वो अथोराइज डीलर सबमिट करेगा आरबीआई को, आरबीआई आगे देंगी एम्पावर कमेटी को, एम्पावर कमेटी अपने ओपिनियन रिकमेंडेशन लेंगी, है ना बेटा, लेकिन इनके रिकमेंडेशन और ओपिनियन है वो अपने ऊपर बाइंडिंग नहीं है आरबीआई के ऊपर, आरबीआई शायद एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर दे या फिर मॉडिफाई, रिजेक्ट करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देंगे, समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। सिक्योरिटी अगेंस्ट द ईसीबी, अगर मैंने एक ईसीबी लिया तो क्या मैं उनको सिक्योरिटी दे सकता हूँ, लोन लेते हो तो कोलेटरल सिक्योरिटी देते हो ना, घर गाड़ी, बोलते हैं ना वो घर में है सोना तो काय को रोना, तो ऐसे गोल्ड वगैरह तुमको कुछ देना है, ठीक है, तो बोलते हैं मूवेबल एसेट दे दो, इमूवेबल एसेट दे सकते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी शेयर वगैरह भी दे सकते हो, बेटा कॉर्पोरेट गारंटी, कंपनी गारंटी दे रही चलेगा, पर्सनल गारंटी भी चलेगा, बट बैंक गारंटी नहीं, क्यों बेटा, बैंक को क्यों लगा रहे हो, हाँ गवर्नमेंट को अलाउ नहीं है, तुम बैंकों की लगा दोगे, बोले तुम नहीं दोगे तो बैंक वाले देते बैठेंगे, हमारे बैंक के लगेंगे, बैंक के ऊपर करोड़ों लोग डिपेंड करते हैं, तो इसलिए ये अलाउ नहीं है। आगे एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटी, ये क्या होता है सर, ऐसी एंटिटी जो आपका लोन रिपे नहीं कर रही है, ईसीबी लिया लेकिन लोन रिपे नहीं कर रही है, लास्ट 2 साल से कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं फाइल किया इन्होंने, बेटा 2 क्वार्टर से आप कांटेक्ट कर रहे हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ईमेल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, अनट्रेसेबल एंटिटी बोलते हैं इसको। बेटा इनकी कुछ कंडीशन है, क्या, एडी कैटेगरी बैंक जो है, अब वो एक फॉर्म भरेगी, ईसीडी फाइल करेगी किसके साथ में, सर्टिफ क्या है बोल रहा है, अनकम सॉरी, ये एक फॉर्म फाइल करेगी, उसके अंदर ये लिखेगी ये क्या है, अनट्रेसेबल एंटिटी है ना। इसके बाद में अब भविष्य में अगर ये ट्रेस होगी एंटिटी, तो क्या ये ईसीबी ले सकती, बेटा तुमने एक बार ईसीबी लिया और पेमेंट के नाम पे बोम्बा बोम हो गई तुम्हारी, मतलब पेमेंट देने के बाद कुछ नहीं है, तो अब अगर तुमको फर्दर लेना है तो ले तो सकते हो, यू नीड टू टेक अप्रूवल, भले अप्रूवल रूट हो या नहीं हो, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पैसा तो तुम ले ही नहीं सकते क्योंकि तुम अनट्रेसेबल एंटिटी बन चुके हो। हाँ आपको रिपोर्ट करना है कि इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, आरबीआई विल राइट ऑफ द दिस अमाउंट, आरबीआई इस अमाउंट को राइट ऑफ कर देगा, क्या करेगा, नहीं तो लोगों को दिखते जा रहा है हमारे ऊपर इतना छाती पे पड़ा हुआ है ईसीबी का लोन, है ना। और लास्ट में फॉरेन पार्टी के अपना पैसा रिकवर, क्योंकि गलत तो उनके साथ में हुआ, उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है, तो बोले हाँ वो रिकवर कर सकती है जुडिशियल और नॉन जुडिशियल एंटिटी से पैसा, मतलब कैसे, ये ईडी को दिया ना, ईडी के पास जब गया तो वो प्रॉपर्टी वॉपर्टी दिख रही होगी उसको सेल कर देगा और आपको पैसा दे देगा। विद दिस वी आर डन विद द ईसीबी, बेटा ईसीबी खत्म, एक बार पूरा ईसीबी याद करोगे तुमको, चलो, अरे मैं बोला था ना भाई, आया है तो करवा के जाएगा, ठीक है। ईसीबी लोन के तरीके का होता है, दूसरा डॉलर में लो या रुपी में लो, कौन ले सकता है डॉलर में और कौन ले सकता है रुपी में,
कौन दे सकता है, इसके अलावा किस किस तरीके से देने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग। अच्छा, कन्वर्जन हो जाएगा तो उसके रूल्स, मैच्योरिटी मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, लाइबोर रेट या यूरिबोर रेट प्लस 4.5%, 450 बेस, पेनल्टी, निगेटिवली से पैसा कहाँ पे निवेश नहीं कर सकते, हेजिंग 2 तरीके की होती है। इसके अलावा हेज करने की कंडीशन है, लिमिट ऑन ईसीबी $750 मिलियन की, लिमिट ऑन क्या इक्विटी होल्डर से ले सकते हो, 7:1 का रेशियो में ले सकते हो, पार्किंग ऑफ ईसीबी 12 महीने तक कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट में करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट मत करना। प्रोसीजर फॉर ईसीबी अप्रूवल रूट के अंदर आरबीआई फाइनल करेगा लेना है कि नहीं लेना है। और बेटा सिक्योरिटी बोलकर एसेट दे सकते हो, बैंक गारंटी नहीं दे सकते हो, अनट्रेसेबल एंटिटी, इसके बाद में तेरे को ईसीबी लेना है तो यू हैव टू गो विद द अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट अलाउ नहीं है। और फॉरेनर तू तो तेरा पैसा वसूल कर सकता है। अल्लाह माइला क्या टीचर है ये, है ना, क्या टीचर है बोले, सब कुछ उड़ा दिया। बेटा कोई भी देख लो, इतना डिटेल इतना प्रॉपर फेमा का रिवीजन मेरे को तो नहीं लगता किसी ने डाला होगा। दम तो तभी है ना भाई, ये ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाएंगे तो ही तो मजा है। चलो आते हैं। यार तुमको लगता है ना मैं तुमको मदद कर रहा है, एक काम करो ना, तुम भी मेरे को मदद करो, अपने दोस्तों को रेफर करो, बिकॉज यार मेरा भी एंट्री पॉइंट है सीएमए फाइनल के अंदर। मैं बोला ना मैं फॉरेन का जॉब छोड़ के आया, ठीक है, नहीं सच्ची बता रहा हूँ। वैसे भी आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम द इडलवाइज मर्चेंट बैंकिंग में 2018 के अंदर। उसके बाद में टेक महिंद्रा के अंदर जो नारायण शंकर सर है उनके पर्सनल असिस्टेंट, उन्होंने भी मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था 45 मिनट, आई गॉट सिलेक्टेड। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड के अंदर बिफोर कमिंग विद द आईपीआई आई गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो कुछ है अपने भी अच्छे खाने अनुभव। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर द प्रैक्टिस एंड देन इनटू टीचिंग, और अभी सीएमए के लिए आया हूँ। तो तुम्हारा काम बनता है तुम्हारे भाई को सपोर्ट करने का, ठीक है। चलो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी जिधर माइक्रोसॉफ्ट क्या डालना चाहती है, उसके अंदर शेयर लेना चाहती है। बेटा शेयर लेना किस तरीके से, स्टॉक एक्सचेंज से लोगे तो उसको बोलते हैं एफपीआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है ना, शेयर स्टॉक एक्सचेंज से लेने का इंटेंशन नहीं है। इतना पैसा डाल रही वो तुम्हारे कंपनी में, उसको कंट्रोल करना है तुम्हारी कंपनी को, मतलब इंटेंट टू कंट्रोल, नॉट जस्ट परचेज शेयर। अगर परचेज से करना है तो स्टॉक एक्सचेंज से कर ले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या है, ठीक है, ठीक है ना। हु कैन डू एफडीआई, नॉट इन योर सिलेबस, बट मेरे को लग रहा है लॉजिकली बताना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बोले पाकिस्तान बांग्लादेश वासियों, अगर तुमको या फिर ऐसे लोग जिन्होंने इंडिया के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर किया है, आपको अप्रूवल रूट से आना पड़ेगा। और पाकिस्तान तो अप्रूवल रूट ले भी ले, तेरे को ढोकले हमें 3 चीज के लिए अलाउ, 2 चीज के लिए तो अलाउ नहीं करते, तीसरे में अलाउ है। मतलब क्या, ऑटोमिक एनर्जी जो हमारी है ना, उधर तो आना नहीं बोले, है ना। हालांकि हमारे बॉम्ब सिक्के हम पे उधर बना के हम पे डालेंगे। डिफेंस सेक्टर में तू आने का नहीं, परमिटेड सेक्टर में आ जा। सर परमिटेड सेक्टर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। एफपीआई फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ट्रस्ट कंपनी पार्टनरशिप या फिर ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी आप इंडिया में कर सकते हो, लेकिन ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी कौन सी, जिसके अंदर इंडिया का कोई कितना होल्ड कर रहा है, 60% वगैरह, ठीक है। एनआरआई। सर हु कैन डू, वेयर टू डू एफडीआई। एफडीआई मतलब तुम इंडिया की कहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो, किसी इंडियन कंपनी में, हाँ, किसी पार्टनरशिप फर्म में चलेगा, प्रोप्राइटर फर्म में चलेगा, ट्रस्ट के अंदर कर रहे हो। बेटा ट्रस्ट के अंदर इन्होंने कंडीशन डाला है किस ट्रस्ट में वैसे तो ट्रस्ट में नहीं चलेगा, वैसे तो ट्रस्ट में नहीं चलेगा। हाँ, इन्वेस्ट और रिट्स में अलाउ है, क्या है नीचे बताता हूँ। स्टार्टअप में चलेगा, लेकिन स्टार्टअप आपको कन्वर्टिबल नोट देता है, इशू करता है। या एलएलपी में भी आप निवेश कर सकते हो। तो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट में, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में चलेगा, स्टार्टअप में चलेगा अगेन द कन्वर्टिबल नोट, और एलएलपी में चल जाएगा। एलएलपी की कुछ कंडीशन है क्या, रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट होना चाहिए। बेटा ऑटोमेटिक रूट के अंदर वो आ रहा है तो वैसे, है ना। और नो एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है भविष्य में, मतलब क्या होता है सुनो, माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया एलएलपी 1 में, और एलएलपी 1 निवेश कर रही है एलएलपी 2 में, ठीक है। तो डोंट यू थिंक आपका इनडायरेक्ट पैसा आगे जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, है ना। बेटा इससे कोई परफॉर्मेंस लिंक नहीं होना चाहिए तुम्हारा, जो भी परफॉर्मेंस लिंक करना है इससे करना, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया है आपको कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। दूसरा, हाउ हाउ कैन डू एफडीआई। एफडीआई कैसे कर सकते हो, एक तो इक्विटी ले लो, या फिर डिबेंचर ले रहे हो, या प्रेफरेंस जो फुल्ली कन्वर्टिबल है कंपलसरी, मैंने बोला था ना होने वाली तो तुम्हारी है, तो वो भी एफडीआई माना जाएगा, ठीक है। मिनिमम पेमेंट 25, पेमेंट टाइम लिमिट क्या है, मिनिमम 25% अपफ्रंट अब भी पेमेंट करो, और बाकी का रिमेनिंग 12 इंस्टॉलमेंट, मतलब
12 महीने के अंदर करो, ठीक है सर। प्रोहिबिटेड अब देखो ये तुमको कितना हेल्प करेगा, कितना हेल्प करेगा। करंट कैपिटल सब घुसेड़ दो इधर, मतलब बेटा दुनिया याद आ रहा है क्या, निधे के साथ चीट मत करना। कहाँ पर, फार्म हाउस में भी नहीं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्लांटेशन है, ना ही रियल इस्टेट में, ना ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। कितना लॉजिकली याद कराया था सोचो। टोबैको सिगार में भी नहीं, या फिर ऐसे एंटिटी जो प्राइवेट लोगों के लिए भी अवेलेबल नहीं है। जैसे आप डिफेंस के अंदर शेयर नहीं ले सकते हो, से फॉर एग्जांपल ऐसे केस में एफडीआई कैसे, जहाँ पे इंडिया वालों का अलाउ नहीं है वहाँ पे बाहर वाले कैसे आ जाएंगे। नॉट फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, ठीक है अब तो खैर आ गया है। और फॉरेन कोलैबोरेशन है ना, यहाँ पर अलाउ नहीं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, लॉटरी, गैमलिंग एक्सेट्रा। आगे बढ़ते गए। अब यहाँ पर ये टॉपिक हो गया आपका खत्म, ठीक है। एफडीआई कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। देखो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है ना, वो एफडीआई कर सकता है। कैसे, अनलिस्टेड कंपनी में तो कितना भी कर ले। लिस्टेड कंपनी में तभी एफडीआई क्या माना जाएगा, जब तू 10% या उससे ज्यादा पोस्ट इशू इक्विटी शेयर अपने पास होल्ड कर रहा है। हाँ सर, 10% से ज्यादा पोस्ट इशू तो इक्विटी फॉरेन वाले के पास था, और बाद में सर वो गलती से कभी फ्यूचर में राइट इशू आया, उसने लिया, फॉल हो गया, नीचे आया, तो भी उसको एफडीआई ट्रीट किया जाएगा। भले ही एक जमाने में तो तुम्हारा कंट्रोल था ना, आज कंट्रोल कम हुआ है, एक जमाने में तो कंट्रोल था ना, तो तेरे को आज भी क्या मानेंगे, एफडीआई। आगे बेटा इन्होंने बोल दिया कि जो एफडीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेस कर सकता है ना। तो लेस देन 10%, मोर देन 10 हो गया तो वो एफडीआई हो जाएगा ना, ठीक है। डुअल होल्डिंग अलाउ है, मतलब आप शेयर भी होल्ड कर रहे हो और साथ जीडीआर एडीआर होल्ड कर रहे हो, अलाउ है। देखो इंडिया में अगर होल्ड कर रहे हो तो शेयर होल्ड करोगे, इंडिया के बाहर हम हमारी कंपनी के शेयर इशू करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक अलाउ नहीं किया है सारी कंपनी को, तो एडीआर जीडीआर इशू करती है इंडिया के बाहर। इन्वेस्टमेंट व्हीकल में सर कंडीशन है वो रजिस्टर होना चाहिए, और जिसको सेबी या कोई अदर अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है, मतलब रिट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। लेकिन हाँ, वेंचर कैपिटल फंड में आप नहीं कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ डेप इनटू इक्विटी हो रहा है तो स्टिल इट इज एफडीआई, क्योंकि वो कंपलसरी कन्वर्ट होने वाला है। सर एंट्री रूट एक तो ऑटोमेटिक रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट रूट रहेगा। गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट रूट से आना। सेक्टोरल कैप क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट जिसके ऊपर तुम ला नहीं सकते, तो वो लिमिट होगा तो वो करना। कुछ सेक्टर में 100% है, किसी में 51%, किसी में 49%। लास्ट परमिटेड इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे, बोले इंडियन कंपनी में कर सकता है, इंडिया के बाहर वाला कब, एज ए सब्सक्राइबर या परचेस। सब्सक्राइबर मतलब इनकॉर्पोरेशन के समय में, या फिर कंपनी शेयर इशू कर रही है तब। परचेस मतलब आप सेकेंडरी मार्केट से परचेस कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से। लिस्टेड कंपनी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज से परचेस कर लो। सर लिस्टेड शेयर है तो एनआरआई या ओसीआई भी परचेस कर सकता है नॉन रिपार्टीशन बेसिस पे। अदर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हो। इसके अलावा सर एलएलपी में निवेश कर सकते हो। इसके अलावा एफसीवीआई जो रहेगा, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टर, वो निवेश कर सकता है इंस्ट्रूमेंट में, या इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हो, या इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सर आरबीआई राइट इशू बोनस इशू अगर आ रहा है जैसे, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। कंपनी एक्ट और फेमा का कंप्लाई करके फॉरेनर को दे सकते हो। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी उसको 25 लाख उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है किसी पीआरओआई से, तो ले तो सकती है, साथ में अगेंस्ट में कन्वर्टेबल नोट दे देना, जो कंपलसरी कन्वर्टेबल केस में 5 साल के अंदर इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या रिपेमेंट, बेटा उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, एफडीआई। मर्जर डीमर्जर हो रहा है, मतलब मानो एक कंपनी है वो दूसरे कंपनी में मर्ज हो रही है, अब इसके जो शेयर होल्डर है उसको दूसरे कंपनी के शेयर मिलेंगे ना। हाँ, अगर ये फॉरेन शेयर होल्डर होगा तो बेटा मेक श्योर सेक्टरल कैप के अंदर होना चाहिए, और अप्रूवल रूट होगा तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना, और बिफोर इश्यू अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्राइसिंग लिस्टेड कंपनी किस पैसे पे होगा तो सेबी गाइडलाइन फॉलो करोगे या डीलिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो कर लेना। अनलिस्टेड कंपनी आप रजिस्टर वैल्यूअर से क्या करना, सर्टिफाई करा के लेना, किससे, सीए, सीएमए, मर्चेंट बैंकर, और फेयर वैल्यू पे परचेस करना। और अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो कन्वर्जन प्राइस आज से ही डिसाइड कर लो, और वो कन्वर्जन प्राइस फेयर वैल्यू होना चाहिए, रजिस्टर वैल्यू जो डिसाइड करेगा। सब्सक्रिप्शन, कोई हमारे कंपनी के शेयर लेता ना चाहता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फेस वैल्यू से नीचे अलाउ नहीं है। विद इन सेक्टोरल कैप होना चाहिए, और परमिटेड रूट अगर होगा ऑटोमेटिक तो डायरेक्ट, नहीं तो गवर्नमेंट होगा तो अप्रूवल लेके। सर किसी को एलएलपी में इन्वेस्टमेंट करना है तो बड़ा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के नाम पे कर सकते हो। फेयर वैल्यू पे होगा रजिस्टर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, सीएसीएस या अदर रजिस्टर वैल्यूअर।
किसी को इंडिया के शेयर सेल करके जाने का है, एफडीआई में से एग्जिट मारना है, तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इंडियन पार्टनर को दो। वैल्यूएशन कैसे होगा, इंडिपेंडेंट एजेंसी से होगा। आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और एफसीटीआरएस फॉर्म पे करना फाइल करना पड़ेगा। सर अगर कोई इंडियन कंपनी है जो ओन कंट्रोल हो रही है फॉरेन रेसिडेंट से, मतलब मेजोरिटी शेयर फॉरेनर के पास है, वो अपने शेयर फॉरेनर को सेल कर रहा है, तो एफसीटीआरएस फाइल करने की जरूरत नहीं है बेटा। नो रिस्ट्रिक्शन, कोई प्राइसिंग का रिस्ट्रिक्शन। लेकिन वो किसी इंडियन व्यक्ति को सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन और प्राइसिंग कैसे निकालना मैंने बता दिया। अब मैं आपको पूरा का पूरा क्या करा रहा हूँ, एफडीआई का रिवीजन करा के दे रहा हूँ। देखो एफडीआई का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। इंडिया में आप फंड निवेश कर रहे हो विद द इंटेंशन कंट्रोल रेदर देन व्हाट, रेदर देन जस्ट इन्वेस्टमेंट। हु कैन डू, पाकिस्तान बांग्लादेश लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले अप्रूवल रूप से ही आ सकता है, और पाकिस्तान तू तो एटॉमिक और डिफेंस में आ ही नहीं सकता है। कौन कौन दे सकता है ना। अब किस तरीके से कहाँ पे दे सकते हो, इंडियन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद में सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट में अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ ट्रस्ट में अलाउ है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल वाले, स्टार्टअप के अंदर अगेंस्ट द कन्वर्टिबल नोट एंड एलएलपी के अंदर, ठीक है, एलएलपी की कुछ कंडीशन है। आगे हु कैन डू एफडीआई, मतलब हाउ कैन डू, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या फिर ऐसी सिक्योरिटी जो कंपलसरी किस में कन्वर्ट होगी, इक्विटी में। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, डोनर निधि के साथ चिट मत करना, है ना। एग्रीकल्चर में, फार्म हाउस में, रियल एस्टेट के अंदर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट है, टोबैको, सिगार एंड द, जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन नहीं है, बाहर वालों के लिए भी नहीं है, फॉरेन कोलैबोरेशन, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, लॉटरी, गैमलिंग, विनिंग, यहाँ पर आप नहीं ला सकते हो एफडीआई। सर अब एफडीआई जब ला रहे हो तो कब माना जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी में पैसा है एफडीआई माना जाएगा, लिस्टेड में तब माना जाएगा जब वो 10% से ज़्यादा हो। सर एफआईपी ला रहा है तो 10% से कम भी हो सकता है। डुअल होल्डिंग अलाउ है, शेयर के साथ में एडीआर जीडीआर होल्ड कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट व्हीकल में अलाउ है, लेकिन किस में अलाउ नहीं है, वेंचर कैपिटल फंड में अलाउ नहीं है। सर कन्वर्जन ऑफ डेप इनटू इक्विटी होगा तो स्टिल इट इज व्हाट, एफडीआई। उसके अलावा एंट्री रूट एक तो ऑटोमेटिक या गवर्नमेंट सेक्टरल कैप के अंदर होना चाहिए। कुछ परमिटेड सेक्टर के नाम बता दिए हमने, इंडियन कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड शेयर में, अदर देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, है ना। इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर आप डाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट एलएलपी में कर सकते हो, या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर डाल सकता है, या कंपनी के एडीआर जीडीआर परचेज कर सकते हो, है ना। आईडीआर, सॉरी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। राइट इशू, बोनस इशू मिलेगा तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको भी। फेमा और कंपनी एक्ट और फेमा का कंप्लायंस होगा। मर्जर अमल कमीशन में भी फॉरेन शेयर होल्डर को शेयर मिलेंगे। मेक श्योर सेक्टरल कैप के अंदर हो, और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होगा तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, प्राइसिंग की गाइडलाइन लिस्टेड कंपनी में सेबी की गाइडलाइन एंड डी लिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो कर लेना। अनलिस्टेड कंपनी में इंटरनल वैल्यूएशन मेथड जो है ना, इंटरनेशनल वैल्यूएशन मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसको सर्टिफाई लोगे सीए, सीएमए या फिर एनी अदर पर्सन, जिसको मर्चेंट बैंकर लाइक। इफ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, प्राइस आज से डिसाइड करके रख लो, है ना क्या, और जो प्राइस आप इशू कर रहे हो वो फेयर वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। कोई मेमोरेंडम सब्सक्राइब करते वक्त हमारे कंपनी में एफडीआई लेकर आ रहा है, फेस वैल्यू होना चाहिए, सेक्टरल कैप के अंदर होना चाहिए। अप्रूवल रूट है तो अप्रूवल लेके, नहीं तो ऑटोमेटिक होगा, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एलएलपी में कर रहे हो, अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे हो सकता है, शेयर इन्वेस्ट प्रॉफिट के नाम पे हो सकता है। फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, जिसका सर्टिफिकेशन सीए, सीएमए और गवर्नमेंट रजिस्टर वैल्यूअर से लेना पड़ेगा। एग्जिट अपॉर्चुनिटी वक्त एग्जिस्टिंग व्यक्ति को, इंडियन पार्टनर को पहले अपॉर्चुनिटी दो लेने का, बाहर वालों को ट्रांसफर कर रहे हो। वैल्यूएशन बोले इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, कैपिटल गेन टैक्स पे करो, और बोले एफसीटीआरएस फॉर्म बल के पहली फुर्सत में निकल चलते बनो, ठीक है। और सर कोई इंडियन कंपनी जिसको कंट्रोल इंडिया के बाहर वाला कर रहा है, अगर वो इंडिया के बाहर वालों को ही अगर शेयर ट्रांसफर कर रहा है, कोई प्राइसिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इंडिया के किसी व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो प्राइसिंग का रिस्ट्रिक्शन है। बेटा आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं पूरा का पूरा फेमा आप लोगों को बहुत अच्छे से करा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस रिवीजन सीरीज को करता हूँ समाप्त, जो मैंने जून वालों के लिए शुरू की थी, क्योंकि बहुत कम समय बाकी है। अब मुझे लगता है आप थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखो। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि फाइनल के पेपर को लिखते कैसे। इसके लिए मेरे को लाइक चाहिए, कमेंट भर भर के चाहिए, तो मैं आपके साथ में हूँ, तुम भी थोड़ा सा मेरे साथ में हो जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो भाई, लाइक तो बनता है यार। दिस साइड सी एस सतीश भाई, मिलते आ रहा हूँ।